कि बाबा आते नहीं हैं, बाबा प्रकट होते हैं। लोगों से तो घंटी बजाने वाले बाबा पूजा वूजा करेंगे, इनको क्या मालूम। इस परंपरा का एक संत मुख्यमंत्री बनता है, जीन्स पहन के हैं, उनके साथ के ग्रुप के लोग देखिए गिटार बजा रहे हैं। परिवार को बताना खुद सोचे ना, कैसे क्या बताएं, मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। उत्तराखंड का वो लड़का महंत बन गया है, मतलब ऐसे कहते हैं कि माँ थोड़े गुस्से में आएंगे कि योगी निकले आजमगढ़ के लिए और रास्ते में उन पर हमले हुए। ओरिजिनल गाड़ी में बैठे होते तो लोग सड़कों पे बिछ गए। बाबा बोलते थे सारे दानों मारोगे पुण्य मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं अपना खास पॉडकास्ट यूपी की बात लेकर। और यूपी की बात के इस खास पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं शांतनु गुप्ता। जी हाँ, शांतनु गुप्ता, लेखन में बड़ा नाम, लिखना जिनका शौक है, विदेशों से पढ़ाई लिखाई करी है। इस वक्त कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अगर उनकी बायोग्राफी को किसी ने लिखा है, या ऑथेंटिक तौर पर उनकी एक बायोग्राफी, द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, ये चर्चा में आई या किसी ने लिखा, तो वो शांतनु गुप्ता थे। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद ही अपने बारे में कुछ बताते हो, लेकिन उनकी उस किताब ने हलचल मचाई। यही नहीं, अब उन पर एक फिल्म भी आ रही है, उसका नाम है अजय, और उस फिल्म का टीजर भी रिलीज हो चुका है। अजय द अनटोल्ड स्टोरी, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में वो अनकही कहानियां जो लोगों ने नहीं देखी। स्वागत करिए शांतनु गुप्ता का। शांतनु जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। बहुत चर्चा में आने वाले हैं आप। शानदार आपने टीजर बनाया है। और उस टीजर की जो आखिरी लाइन है कि बाबा आते नहीं हैं, बाबा प्रकट होते हैं। वो एक सीक्वेंस है मूवी का, उसके एंड में डाला गया। लेकिन हाँ, टीजर में क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज आती है, टीजर का मतलब ही होता है अब आपको टीज करे, तो वो टीज कर रहा है, वही अपना मकसद पूरा कर रहा है। तो सिर्फ टीजर है या सचमुच बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते हैं? क्योंकि आपने बाबा को बहुत नजदीक से देखा है। देखिए, मैं करीब 15-16 से महाराज जी को ऑब्जर्व कर रहा था। खासकर मैं पार्लियामेंट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता था, और सबको पता है वो 5 बार के सांसद हैं। 98, 99, 2004, 2009, 2014, 5 बार के सांसद। कई लोग इस बात को डिस्काउंट कर जाते हैं, है ना। बल्कि ये बात जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनके पास का जो मंत्रिमंडल था उसको भी पहले 1 महीने बाद पता लगा कि ये व्यक्ति तो बहुत सीखा सिखाया है। क्योंकि 19 साल जब आप पार्लियामेंट में रहते हैं, और वो भी योगी आदित्यनाथ की तरह पार्लियामेंट में रहना, मतलब 80, 85, 90% अटेंडेंस, हर सदन में उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, प्राइवेट मेंबर बिल, हर समय नेशनल एवरेज से 1.5 गुना 2 गुना, मतलब एक एंगेज्ड। तो वो जो 19 साल वो जो पार्लियामेंट में रहे, और उसके बाद जब वो 2017 में आए मुख्यमंत्री बन के, तो वो जो एक तरह से प्रकट हुए, मतलब एक विद्या के साथ, एक ज्ञान के साथ प्रकट हुए, तो उसको हमने एक तरह से एक मेटाफर दिया कि बाबा आते नहीं, प्रकट होते हैं। लेकिन बाबा के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में ये भी चर्चा रही कि गोरखपुर, पूर्वांचल में कभी भी कोई घटना होती तो बाबा वहां पहुंच जाते, अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचते थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले। बिल्कुल। और जब वहां पहुंचते थे तो कहीं उससे तो नहीं जुड़ता है बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक है, कई कनोटेशन है उसके। बल्कि अगर आपने पहला मोशन पोस्टर देखा, उसमें एक अच्छा डायलॉग था, हमने सोच के लिखा है। वो था कि वो शिष्य बनने आया था, जनता ने उसे सरकार बना दिया। अब इस बात का क्या मतलब है, जनता ने उसे सरकार बना दिया? जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, और आप तो पुराने रिपोर्टर हैं, अगर आप पक्का गोरखपुर गए होंगे 2017 से पहले, तो वहां पे अपनी एक सरकार चलती थी, उसे पैरेलल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। मतलब वो उसको देख के ऐसा लगता था कि हो क्या रहा है। मतलब वहां पे योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, पहले तो वो खुले में दरबार लगता था बिल्कुल, जिसमें आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठे दिखेंगे, और आपको अचरज होगा केवल गोरखपुर के नहीं, कई 7-8 जिलों के लोग आते थे। अब 7-8 जिलों का लोग क्यों आएगा, वो तो सांसद है, वो अपने जिले की चीजें। लेकिन देखिए, आदमी कहाँ जाता है, जहां से जो सोल्यूशन मिलता है। तो वहां क्या हो रहा है, अच्छा तिवारी जी ये लिखिए, वो लेटर लिखिए, तो वहां लेटर टाइप हो रहे हैं, टाइपराइटर बैठे हैं 3-4, साइन हो रहा है, कॉल लग रहा है, वहां पर डीएम को कॉल करिए, सीडीओ कॉल लगाइए, उसको कॉल, आपको लगेगा कि एक मुख्यमंत्री का कार्यालय चल रहा है यहाँ से। और इस तरह के कॉल भी हैं, जैसे कोई आया कि वो पिछली बार आपने पत्र दिया था, तो अच्छा कॉल लगाइए, अच्छा पत्र से काम नहीं होगा। तो क्या करते थे, बाबा पहुंच जाते थे, बाबा बैठ जाते थे ऑफिस में, मतलब कोई दंगा फसाद नहीं, बैठ जाते, ठीक है। और वो काम क्या है, बालक को स्कॉलरशिप नहीं मिली, विधवा पेंशन नहीं मिली, इसकी एफआईआर नहीं लिखी, कोई ठेका पट्टा मांगने नहीं जा रहे हैं किसी के। तो ऐसा उस व्यक्ति ने 20 साल तक करा। सोचिए, अगर आप 300-400 लोगों से रोज मिल रहे हैं, 100 दिन तो पार्लियामेंट में निकल गए, करीब 100 दिन पार्लियामेंट लगती है, 30 दिन तीनों सदन मिला के।
और बचे 200-250 दिन, उस 200-250 दिन वो व्यक्ति रोज 300-400 लोगों से मिल रहा है, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। इतनी सारी समस्याएं बना के आपका जो डेटा सेट है वो कितना बड़ा हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुंचता है तो उसे पता है ना कि भाई खेती में क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे बीमा नहीं मिलता है, शिक्षा में क्या प्रॉब्लम होती है, किसको क्या है, क्या हमारी सरकारें क्या गड़बड़ अच्छा बुरा कर सकती हैं, पुलिस का एफआईआर नहीं लिखती है, उनको सब पता है। तो जो पहला 2 महीना जो मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो लोगों को समझ लगाया, लोगों से तो घंटी बजाने वाले बाबा पूजा वूजा करेंगे, इनको क्या मालूम। लेकिन जब लोगों ने देखा, मुझे याद है एक मीटिंग में मुझे, क्योंकि जब मैं किताब लिख रहा था तो कुछ मीटिंग में बैठने का मौका मिला, उन्होंने कहा भाई आप फ्लाई इन द वॉल की तरह पीछे बैठे रहिए। मीटिंग चल रही थी तो किसी ने कहा, एयरपोर्ट्स पे बात आई कि उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट कम है, भाई कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बैंगलोर से आएगा तो कैसे आएगा, वो कहाँ पहुंचेगा। तो एक लखनऊ में एयरपोर्ट है, बनारस में एयरपोर्ट है, बाकी तो हफ्ते में एक फ्लाइट चल गई, कोई किसी ने एयरफोर्स की हवाई पट्टी इस्तेमाल कर ली, वीआईपी के चल गई, तो ऐसे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी संज्ञान में है, वहाँ पे एयर स्ट्रिप है, वहाँ पे टरमैक है, वहाँ पे बोइंग नहीं उतर सकता है, लेकिन वहाँ पे तो लोग सोचते अरे बोइंग एटीएस सर्विस, बाबा ने एक 10 मिनट का जो डाउनलोड दिया, वहाँ पे मैं आईएएस अधिकारियों के चेहरे और नेताओं के चेहरे, अरे ये कौन, ये बाबा को कहाँ से पता। देन यू रियलाइज कि भाई वो पार्लियामेंट में तो 19 साल वहाँ एविएशन के क्वेश्चन पूछे उन्होंने, बात एविएशन की कमेटियों में रहे वो, तो वो जो पार्लियामेंट का टाइम है ना वो लोग डिस्काउंट कर देते हैं। और ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो 19 साल बिता के गया, इतना समय बिता के, कोई थोड़ा मोड़ा गया हो कोई, लेकिन इतना लंबा समय बिता के अलग अलग सरकारों में। मतलब जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो पहली बार सांसद बने, मतलब सीख किससे रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, इधर लाल कृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन, आप सीखते हैं ना उनको देखते हैं। और बड़े बड़े पार्लियामेंट्रेरियन, और फिर वो मनमोहन सिंह की सरकार में भी रहे, और जहां विपक्ष जब में होते हैं तो आप और सवाल पूछ पाते हैं, और उनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड। इस सब के साथ और उनके मठ की ट्रेनिंग, और उधर अपने पहले वो बीएससी एमएससी पढ़े हुए, तो वो सब एक बीएससी एमएससी पढ़ा हुआ व्यक्ति, अपनी मठ की एक वैदिक ट्रेनिंग, और इतना बड़ा मठ चलाना जिसके अपने 40 इंस्टीट्यूशन, जिसके अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, अपना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये सब चलाना। घर में एक छोटी सी बर्थडे होती है कुमार, तो हम लोग हाथ पैर, जो 50 बच्चे आते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये व्यक्ति कई लाखों लोगों के इंस्टीट्यूशन चला रहा है जब से 22 साल का था। तो उस सबका समेशन है योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। लेकिन जब आपने चर्चा छेड़ दी, ये कह दिया कि कहा आपने कि भाई वो ऐसा उनका मठ का पूरा सिस्टम था जैसे मानो कि पहले से वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, सरकार चल रही है। तो मुझे कई चीजें देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे जो अधिकारी आए, लखनऊ में आए, तो पता चलता है कि अच्छा भाई ये गोरखपुर में थे, गोरखपुर में एसडीएम थे, एडीएम थे, डीएम थे, एसपी थे, हो गए, अमित सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए क्या होता है, आप अपनी टीम कैसे बनाते हैं जिससे आपकी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी हो, है ना। आपको पता हो कि अच्छा मैं ये कुमार से कहूंगा तो ये हो जाएगा, ये चल जाएगा, तो आप उसी को, हम भी लोग मीडिया में कुछ करते हैं, भाई ये हमारी नई किताब आई, इसकी थोड़ी सी चला देना ना, हमें पता है कौन चलाए कौन नहीं चलाए। तो उनकी जिसकी वर्किंग रिलेशनशिप है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो तो सबके साथ है भाई, जिससे आपकी वर्किंग रिलेशनशिप है और काम करके पता लग चुका है भाई इसको काम दे तो करेगा, ये भी नहीं बताएगा सर इसलिए नहीं हो सकता, आधे लोग तो हमें रीजन देके नहीं बताते, तो वो बिल्कुल ठीक है। गोरखपुर के बहुत सारे लोग इस समय लखनऊ में। चलिए, तो फिल्म पर भी बात करेंगे आपके साथ, लेकिन आपकी ये जो किताब है द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, ये किताब हालांकि इसको लिखे हुए कुछ वर्ष हो गए और ये काफी चली, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये ऐसी बायोग्राफी है जो उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले जितनी जानकारियां हैं ये इस किताब में रही। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और ऐसी ऐसी जानकारियां मिली जो कम लोगों को मालूम थी। लेकिन सवाल आपसे ये है कि भाई मुख्यमंत्री ने, या कह लें योगी जब बन गए तो परिवार पीछे छूट गया, योगी जब बन गए तो उन्होंने अपना पिंडदान कर दिया, पीछे का उनका जीवन नहीं के बराबर लोग मानते हैं। बिल्कुल। ये बताइए उन्होंने अपनी किताब लिखवाई कैसे आपसे? तो उन्होंने नहीं लिखवाई किताब मैंने लिखी। मतलब मैंने उनके पास गया परमिशन मांगने। देखिए मैं 15-16 में उनके मठ में गया था, उनसे मिला, मतलब जैसे दरबार में सब मिलते हैं, मैंने भी किसी ने, कोई वहाँ का लोकल नेता ने, किसी ने जो पहचान वाले ने नमस्ते करवा दी, तो मैं इंट्रीग था कि भाई ये व्यक्ति क्या है, इसकी तो अपनी सरकार चल रही है। ये सब मैं सोच कर ही रहा था कि 2017 में मुख्यमंत्री बन गया, मैंने कहा अब तो लिखने का और मौका है। तो मैं किसी संपर्क से, और जब आपको पता है मुख्यमंत्री को बन जाता है तो अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है किसी भी मुख्यमंत्री से। आप देश के किसी भी मुख्यमंत्री से ऐसे यू कैन जस्ट वॉक इन। पहले तो दरबार में आप कभी भी चले जाइए, आप मुलाकात हो ही जाएगी, आपको 1-2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, आपको मुलाकात हो ही जाएगी। अब तो आपको एक सिस्टम है, ऐसे आप पहुंचेंगे। तो मैं पहुंच गया उनके पास, उनको मैंने याद दिलाया मैं आपसे मिला था, तब मिला था, मैंने कहा मैं आपके विषय में लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरी जीवन तो खुली किताब है, हम लोग तो मठ में हैं, मिल रहे हैं, संसद में हैं इतने समय से, क्या लिखने। मैंने कहा बहुत यूनिक केस है, मतलब मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई आप पे लिखना क्यों जरूरी है, बहुत यूनिक केस है। एक तो एक संत जो संत परंपरा से आता है वो, और नाथ परंपरा कुमार भाई एक बहुत प्राचीन संत परंपरा है। मतलब हम लोग मानते हैं भारतीय शास्त्र में कि आदिनाथ शिवा से चली आ रही है परंपरा,
जिसे फिर गोरक्षनाथ ने एक नाम दिया, गुरु गोरखनाथ बने, एक शेप दी, उसके 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 रूल्स लिखे, उसके टेनेट्स लिखे, उसकी क्या प्रक्रियाएं होंगी, उसमें मत्स्यनाथ जी हुए। और फिर 3 पीढ़ी से इसके जो महंत हैं वो राजनेता भी हैं, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ। तो इस परंपरा का एक संत मुख्यमंत्री बनता है। अब सांसद था तब तो ठीक है, चलो आप 540 सांसद में से आप भी एक हैं, ठीक है, और कई महंत सांसद थे, कई महंत सांसद रहे, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री बन जाता है वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का, जिसकी जनसंख्या से ऊपर केवल 5 देशों की जनसंख्या है। यूपी इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अगर पॉपुलेशन वाइज। तो उसका एक महंत चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो ये कहानी, और आप उठ के कहां से आ रहे हैं? उत्तराखंड के एक छोटे से पंचूर गांव से उठ के आ रहे हैं। एक इंस्पिरेशन की कहानी भी है कि भाई अगर आपने सोच लिया, अगर आपने ठान लिया तो आप भी बन सकते हैं, आप भी शीर्ष पे जा सकते हैं। आप खेल में जाएं, आप मीडिया में जाएं, आप पॉलिटिक्स में जाएं, किस में जाएं। तो उस तार से मुझे लिखनी थी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे अगर आप सोच रहे हैं। तो उन्होंने बताया अपने बारे में, उन्होंने अपने बारे में थोड़ा बताया, एक बेसिक रूपरेखा दी उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि भाई इसके बारे में मेरे कॉलेज जो चलाते हैं वो इनसे बात कर लीजिए, मठ के बारे में इसमें बात कर दीजिए। लेकिन हाँ, जब भी मैंने उनसे सन्यास के पूर्व जीवन की बात करी तो उन्होंने 1-2 बात लगे छोड़ दिया। और फिर मुझे भी संज्ञान हुआ, मैं क्योंकि एक बार में तो नहीं बात होती थी। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप सन्यासी से उसके सन्यास आश्रम से पूर्व की बातें नहीं पूछते, बल्कि उसको मतलब मर्यादित नहीं माना जाता है, क्योंकि वो अपना खुद का पिंडदान कर चुका है। ये बहुत प्यारी बात है भारतीय शास्त्र में, परंपरा में। जब कोई सन्यासी सन्यास लेता है तो उसके सन्यास की पहली प्रक्रिया, एक तो होते हैं भाई कोई सर मुंडाता है, कोई बाल लंबे रखता है, जो वस्त्र धारण करता है वो तो ठीक है, लेकिन वो अपना खुद का पिंडदान करता है। अभी सुनने में बड़ा अटपटा है कि व्यक्ति अपना जीते जी अपना कैसे पिंडदान कर देगा। बेसिकली वो अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी का पिंडदान करता है, जिसको वो आज से छोड़ रहा है। मतलब अजय सिंह बिस्ट, जो आप वो कॉमिक बुक देख रहे हैं, अजय टू योगी आदित्यनाथ, मतलब वो अजय सिंह बिस्ट की आइडेंटिटी का पिंडदान था, अपने रिश्ते नातों का पिंडदान था। और इससे बड़ा त्याग मेरे ख्याल से क्या हो सकता है कुमार, कि आपने अपनी आइडेंटिटी का पिंडदान कर दिया, अपने रिश्ते नातों का पिंडदान कर दिया। और इनके माँ बाप को भी अखबार से पता लगा था कि ये हाँ, वो मैंने उसको और देखा जब है। वो पूछे तो उनकी माँ ने भी एक तरह से पैर छुए, और उनके पिताजी का वीडियो भी है मेरे पास कि हम भी उनको महाराज बोलते हैं। तो वो रिलेशनशिप चेंज हो गई। तो वो जो मतलब एक तरह से टर्न है ना, वो बहुत क्रूशल है। तो शांतनु जी, जो किताब में आपने लिखा जी, और जो अब फिल्म लोगों के सामने आने वाली है, तो क्या ये माना जाए कि जो ये किताब है द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, यही फिल्म लोग देखने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, बस ये होता है कि जब आप किताब को फिल्म में लाते हैं, तो छोटी सी किताब है जब वो 70 mm में जाती है, तो कई बार आपको सीन को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ एज अ चाइल्ड, अजय सिंह बिस्ट वाज वेरी फॉन्ड ऑफ काउज एंड यूज्ड टू प्ले विद द काउज आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम होम। अब मैंने लिख दिया कि उनको गांव से बहुत प्रेम था, और जब वो घर आते थे तो गांव से अपनी गैयाओं के साथ खेलते थे। उनके घर में 4-5 गैया थी, और गायों को चरवाना उनका ही काम था। मतलब घर में 5-6 भाई बहन थे, तो उसमें उनका काम था। अब इसको आपको सीन में, डायलॉग में क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो उसमें आपको कुछ डायलॉग डालने पड़ेंगे जो शायद किसी ने नहीं बताया आपको। तो गाय से प्रेम कैसे दिखाऊंगा मैं कि भाई वो गाय को खाना खिला रहे हैं, तो वहां सीन क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन सबका बैकड्रॉप जो है उसके, लेकिन आपने किताब में भी उस बारे में लिखा है। ऐसी कोई बात नहीं होगी जो किताब में नहीं लिखी, डिटेल में लिखा। लेकिन एक चीज बताइए, मैं इसका टीजर जब देख रहा था तो उसमें, अभी तो खैर टीजर ही है, मुझे तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, कुछ सेकंड्स की टीजर जो मैंने देखे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो जो कनफड़ा जिसको आपने लिखा है, दर्शन लिखा है शब्द, कर्णछेदन भी कह सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट और बहुत हठयोग की परंपरा से उसकी गुजरता है। बिल्कुल। और मैंने देखा कि बहुत कुछ आपने ऐसा लिखा है कि मतलब इतने मोटे मोटे उसमें बकायदा कुंडल लगाए जाते हैं, इसके कान के को बड़ा चीरा लगाया जाता है। तो ये क्या आपने इस फिल्म में भी इस प्रक्रिया को दिखाया, और अगर है तो जो किताब और जो फिल्म है, आखिर ये प्रक्रिया क्या रही? योगी जी के साथ किसी ने बताया एक्सपीरियंस कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, जो नाथ परंपरा में है उसमें जो सबसे बड़ी परंपरा है, जब आप संन्यास लेते हैं, क्या वस्त्र धारण करते हैं, आप सिर मूंडते हैं, आप कुछ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक बड़ी परंपरा है कर्णछेदन, जिसको चीरा, बल्कि जो आपका गुरु आपका चीरा करता है उसको आपको अपना चीरा गुरु भी बोलते हैं। वस्त्र गुरु, चीरा गुरु, मुंडन गुरु, ऐसे नाम होते हैं। चीरा गुरु तो वो कोई गुरु ही करता है, ऐसा नहीं कोई आदमी को डॉक्टर कर देगा आके। और उसमें आपने देखा होगा, हम लोग तो जो कुंडल पहनते भी हैं वो यहाँ पहनते हैं ना, लोअर लोब में, ये फ्रंटल लोब में होता है यहाँ पे। अब ये देखिए टाइट है ना इसको, और एक मतलब सुए जैसा होता है, और बिना कोई एनेस्थीसिया दिए, बिना कोई बेहोश करे उसे खट्टे से मार देते हैं उसमें, और धर से खून बहता है, और उसमें केवल सरसों का तेल एंटीसेप्टिक, कोई आपको एंटीबायोटिक खाने की मनाही होती है उसमें। और उन 3-4 महीने जब वो
पकता है और ठीक होता है, गुरु आपकी सेवा करता है। यही वो 3 महीने बड़ा सुनने में बड़ा मजेदार है कि गुरु आपकी सेवा करता है, क्योंकि इसमें आपको बीमारी भी हो सकती है ना कोई, क्योंकि भाई ये अब सेप्टिक है, कुछ हो जाए, लेकिन वो उसकी जड़ी बूटियां हैं, उसकी दवाइयां हैं। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ग्रेडिंग है कुमार, कि पहले आप किसका पहनेंगे। और योगी आदित्यनाथ का अगर आप देखेंगे, देखिए इस किताब में कुंडल है, ये अष्टधातु, ये पंचधातु का है। तो क्योंकि वो महंत हैं, तो जब ये पहले बने होंगे तो उन्होंने मट्टी का बना हुआ पहना होगा, फिर लकड़ी का पहना होगा, फिर आइवरी का पहना होगा, हाथी दांत का पहना होगा, फिर एक चांदी का पहना होगा। फिर जब वो, तो आप कुंडल देख के बता सकते हैं कि ये जो कनफटा साधु है, ये नाथपंथी साधु है, ये अपने साधु जीवन के किस स्टेज पर है। तो ये बड़ी नुआंस चीज है। मुझे ऐसी चीजों में बड़ा आनंद आता है लेखक को, कि छोटी छोटी चीजें क्या हैं कि आप देख के बता सकते हैं। जैसे इसने मेटल का पहना है, मतलब ये क्लोज टू द टॉप है ये। तो और एक छोटी चीज और, तो ऐसी जो हमने कहानियां सुनी, योगी आदित्यनाथ ने खुद ने बताया कि जब योगी आदित्यनाथ का कर्णभेदन हुआ तो इतना अद्भुत था, और महंत आदित्यनाथ ने कमेंट्री भी करी इसके ऊपर, कि मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपने कर्णभेदन करा और आप थोड़े से विचलित हो गए, तो मना भी कर देते हैं कि अभी शरीर से मोह ज्यादा है, थोड़ा सा तैयारी करके आओ, मतलब और हटी बन अभी तुम परिपक्व मतलब, नहीं, उस लायक नहीं हो, थोड़ा तो आपको कोई करेगा तो थोड़ी तो होगी, लेकिन बिल्कुल आप छटपटा गए अगर, तो नेक्स्ट करते कहते इनके में ऐसा कुछ हुआ ही, इनको कुछ हुआ ही ना हो, ये बैठे रहे ऐसे करके। तो जो कहते हैं आज भी मतलब नाथ पर, खासकर गोरखनाथ मठ में वैसा कर्णछेदन जो पुराने लोग हैं वहां का किस्सा बताते हैं, तो वो मैंने लिखा भी है कि ही वाज अननर्व्ड। एक और चीज है, आपने लिखा कि इसकी एक ऐसी नाड़ी होती है, हाँ जी कि जिसको जब छेदा जाता है हाँ। तो आप योगित्व के उस, आप योगित, आपकी जो टेंडेंसीज हैं, जो आपकी नॉन एस्थेटिक वर्ल्डली टेंडेंसीज हैं, उसको वो किल करती है, कि जो भोग जिसे हम कहते हैं ना, हमारी पंच इंद्रियों से भोग, उस टेंडेंसी को कम करती है। तो इसका एक मतलब भी है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं भी भूल गया था कि उसमें ऐसी नर्व होती है, तो उसको देख के करा था कि वो नर्व है, उसको भेदा जाए, जिससे आपकी जो भोगने की टेंडेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट इंद्रियों पर कंट्रोल का भी एक तत्व होता है उसमें। तो इसको आपने दिखाया है अपनी फिल्म में? इसको शायद दिखाने की कोशिश करी है किसी तरह से उन्होंने। जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे तो मैं एक सवाल और उसमें जोड़ देता हूं, क्योंकि आपने जब उस टीजर में कहा है योगी आते नहीं प्रकट होते हैं, तो विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाया है। अखिलेश यादव तो अब इस पर खूब मजे ले रहे हैं। देखिए अखिलेश जी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अखिलेश जी ने मेरी इस किताब का भी, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर का, और जो मेरी मूवी है उसका खूब प्रचार किया है ना, मतलब वो तो उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर। किताब का प्रचार कैसे? किताब का प्रचार किया उन्होंने, असेंबली में नाम लिया एक बार, उत्तर प्रदेश की असेंबली में। वो तो विधायक थे अभी 2024 से पहले, तो उत्तर प्रदेश असेंबली में थे। उन्होंने किसी बात पे कहा, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, आप किताब लिखवा ली, हम तो आपको योगी समझते थे, आप तो मंक हो गए। कुछ तो जो उनके जोक होते हैं, आपको पता है अखिलेश यादव का एक सटायर, जोक मारने का तरीका होता है। और अभी उन्होंने किसी इंटरव्यू में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि अरे बाबा ने तो पिक्चर बनवा ली अपने ऊपर, बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं। अब वो जब वो मूवी में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो बाबा किस रैली में कैसे पहुंचे, उसका तो आपको सेंस आ जाएगा। मैं ज़्यादा भेद अभी खोलूंगा नहीं, लेकिन आनंद आएगा। बल्कि एक और मजे की बात है, जो मैं टीजर में टीजर डाल के छोड़ता हूँ, कि उसमें जो पुलिस वाले हैं जो बोल रहे हैं कि आप बाबा नहीं आएंगे, वो इस समय यूपी सरकार में नेता है, जो कह रहे हैं कि बाबा नहीं आएंगे। वो पुलिस वाले थे उस समय। बस बात को यहीं रोकते हैं, आनंद आएगा आपको। हाँ, तो लोग जब फिल्म देखेंगे तो पहचान लेंगे, अगर जिनको पता होगा तो पहचान लेंगे। और कितने पुलिस वाले उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, सरकार में, मतलब नेता है मैं कह रहा हूँ। तो फिल्म में हम बाबा का कौन सा किरदार देखेंगे, मुख्यमंत्री से पहले का या मुख्यमंत्री के बाद? मुख्यमंत्री से पहले का। मुख्यमंत्री के पहले के उनका योगी आदित्यनाथ, उनका जीवन। अजय सिंह बिष्ट कौन थे? अजय सिंह बिष्ट बालक कौन थे? कॉलेज में क्या गए, क्या हुआ कि सन्यास ले लिया? भाई वो आप इधर देखिए, फोटोज देखिए आप अगर किताब में, मतलब उन्होंने बैंडाना लगा रखा है, उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं, वो जीन्स पहन के हैं, उनके साथ के ग्रुप के लोग देखिए गिटार बजा रहे हैं, मतलब जैसे एक 1991 का कॉलेज का लड़का होता था। कोटद्वार में पढ़ते थे वो, एमएससी उन्होंने ऋषिकेश में करी। क्या हो गया ऐसा? तो कितने लोग सुने आपने जो सन्यासी बन गए ऐसे परिवार में? उनके 5-6 भाई बहन थे, पिताजी एक फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई फकीरी चल रही थी परिवार में। वो भी कहाँ, वो 800-900 किलोमीटर दूर उत्तराखंड से वो आदमी कैसे सन्यासी बन गया, क्या हुआ उसके दिमाग? वो जर्नी को दिखाया है, तो वो देखने में लोगों को आनंद आएगा। बाकी तो आप लोगों ने सब दिखा दिया, मतलब बाकी 17 के बाद तो आप लोगों ने जूम कर करके, सो सॉरी बना के और सब बना के आपने मल्टीपल बार सब चैनल ने दिखा दिया ना, तो वो मेरे ख्याल से उसमें उतना आनंद नहीं है। तभी तो अनटोल्ड स्टोरी है, जो लोगों ने जिसकी चर्चा नहीं करी ज्यादा, कि सन्यास कैसे लिया, क्या हुआ सन्यासी बनने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का क्या सफर था। मैं आपका इस किताब में जब देख रहा था मैं, तो आपने उनके कॉलेज डेज की चीजें जो लिखी हैं, जी, उसमें अचानक से मैथमेटिक्स में एमएससी करते समय
जो उनका झुकाव हुआ वो राम जन्मभूमि आंदोलन आपने माना कि उसकी वजह बताई कि इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है वो चले गए गोरखपुर की तरफ जाकर के मिले। वो क्या कहानी है कि वो कोई आदमी मैथ्स का एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा हो, बिल्कुल अचानक आकर के महंत अवैधनाथ से मिलता हो, पहली बार दूसरी बार मुलाकात में बात बने ना बने लेकिन उनको पहचानते हैं और महंत अवैधनाथ कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक योगी है, तुम्हारे अंदर एक योगी है। फिर वो जाते हैं एम्स में मिलते हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ी है आपने किताब? पढ़ी है आपने डिटेल में किताब? नहीं, आपके इंटरव्यू के पहले मैंने किताब को कोशिश की कि पढ़ लूं अच्छे से। और उस वक्त भी एक हल्का सा उनको कहते हैं कि भाई अभी बिल्कुल, लेकिन वो मानते नहीं हैं और फिर निकल पड़ते हैं और परिवार को बाद में पता चलता है, अखबारों से पता चलता है कि भाई मेरा बेटा तो वहां पहुंच गया। क्या है? देखिए, इस बात का सही उत्तर तो मेरे ख्याल से कोई नहीं दे सकता। ये सच है कहानी? नहीं, कहानी तो सच है। इस बात का सही उत्तर कि वो योगी कैसे बने, उनके दिमाग में क्या चला, हाइंड साइड में आप कुछ भी, लेकिन आप एक अजम्पशन कर सकते हैं क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए, उससे क्या हुआ होगा। तो बात बल्कि ये बीएससी किया है उन्होंने, अपनी बीएससी करी कोटद्वार कॉलेज से जो उनके गांव से ऊपर की तरफ है, और एमएससी करी उन्होंने ऋषिकेश। एमएससी उनकी पूरी भी नहीं हो पाई, बीच में छोड़ दिया, 3 महीने पहले 4 महीने पहले छोड़ के चले गए, 2 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले थे। तो हुआ ऐसा कि 1991, आपको पता, हर आदमी को पता 1991 क्यों भारत में क्या क्या चर्चा थी। राम मंदिर आंदोलन के जो शीर्ष नेतृत्व था उसमें जो हमारे मुंह पे नाम आता है वो लाल कृष्ण आडवाणी का आता है, अशोक सिंघल जी का आता है। एक नाम जो चर्चा में कम आता है वो तो महंत अवैधनाथ। ये कम लोगों को पता है, पॉलिटिकल लोगों को पता है, पत्रकारों को पता है, लेकिन ऐसे आम जनमानस को नहीं पता। बल्कि जितनी भी 5-6 कमेटियां बनी उनके सबके अध्यक्ष अशोक सिंघल जी का मानना था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, किसी संत को अध्यक्ष बनाऊंगा, मैं तो एक मतलब ऑर्गेनाइजर हूं। जो संघ की भूमिका रहती है, हम लोग ऑर्गेनाइजर रहेंगे, आप लोग आगे रहिए। तो उसके सबके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ भी थे, चाहे वो 1990 में जब गोलियां चली, 1991 में जब ढांचा टूटा, दोनों समय में महंत अवैधनाथ थे। उससे पहले उनको एक काम मिला था 89-90 में कि आप बोलते, वो वक्ता अच्छे थे, कि आप कॉलेज जाइए, विद्यार्थी परिषद थी, और उसके थ्रू जाके आप राम मंदिर आंदोलन का महत्व क्या है। नहीं तो लोगों को ऐसा ना लगे ना बच्चों की क्यों कर रहे हैं, इतना क्या हो गया भाई, ठीक है और मंदिर देख लो। क्योंकि उस समय सोशल मीडिया जानकारी का भाव बहुत रहता था, अखबार में जिसने लिख दिया वही सत्य था, दूरदर्शन में जो दिखा दिया वही सत्य था, और तो कोई ऑल्टरनेट मीडियम थे नहीं सोर्स ज्यादा। तो अब देखिए, अब ये संयोग है कि देवयोग है कि महंत अवैधनाथ गोरखपुर से लैंड करते हैं, लैंड मतलब हवाई जहाज नहीं कर रहा हूं मैं, लैंड करते हैं, पहुंचते हैं कोटद्वार, और वहां पे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जो टोली है, जो जिस कार्यक्रम करा रही है, उसमें अजय सिंह बिष्ट है, और वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों राम मंदिर, क्या राम मंदिर। और जब आप ऑर्गेनाइजर होते हैं तो गेस्ट से आपकी ज्यादा परिचय हो जाता है, आप लेने जाते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं, और तब उनकी चर्चा शुरू हुई। और किसी बात पे महंत अवैधनाथ ने कैजुअली कहा, भाई आपके जैसे जो ऊर्जावान बालक हैं, युवा हैं, उनकी मठ में बहुत जरूरत है। अब ये क्या पता, कैजुअली हम नहीं कह देते हैं अरे यार यू आर गुड, चलो आप हमारे यहाँ काम करो, है ना। अब वो बड़ा पासिंग रेफरेंस रहा होगा शायद। अब लेकिन योगी आदित्यनाथ कुछ समय पहुंच जाते हैं, अभी बीएससी चल रही है, एमएससी पे नहीं आया हूं, बीएससी ऐसी पहुंच जाते हैं, मतलब ट्रैवल के लिए देख के आता हूं क्या है। अभी आपको लग रहा है छोटी बात है, छोटी बात नहीं कुमारी है, 800-900 किलोमीटर दूर 89-90 में ट्रैवल आसान नहीं हुआ करता था। बिल्कुल सही बात। मतलब ट्रेन के काउंटर से टिकट लेना, उसका पैसा जुगाड़ना, परिवार को मनाना, परिवार ऐसे आप, मैं 100 लोगों को जानता हूं जो अपने जिले से बाहर नहीं निकले अपने जीवन में, अपने राज्य से तो बहुत दूर की बात है, अपने जिले में रह जाते थे वो केवल। तो उस समय अपने जिले राज्य को छोड़ के, खैर उस समय उत्तर प्रदेश ही था पूरा, वो पंचूर से लेकर ट्रेन कैसे तो मिली होगी, कहां से टिकट लिया होगा, पहुंचे गोरखपुर और वहां कुछ दिन रहे और उनकी बातें हुई खूब सारी, और फिर वापस आते हैं। और एमएससी के दौरान उनको पता लगता है पेपर से कि महंत अवैधनाथ तो चर्चित व्यक्ति थे, सांसद थे, कि वो बीमार है, ऐसा उनको 92-93 में पता लगता है। और फिर वहीं पे कुछ ऐसा होता है कि अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, और एक हॉस्पिटल का सीन है, देखिए मतलब आपकी ट्यूब्स अंदर जा रही है। खैर उसके बाद तो उनका जीवन लंबा चला। फिल्म में है, इसका कुछ पार्ट है शायद। हाँ, आप ज्यादा फिल्म को हम थोड़ा छुपा के रखते हैं, लोगों को थिएटर में, मैं बार बार कहता हूँ बड़े लीडर की पिक्चर है तो बड़े पर्दे पे देखें, बड़े पर्दे पे देखें। तो उन्होंने तब कहा कि भाई अब आपको आना होगा वहां पे, और फिर वो पहुंचे वहां पे। तो मतलब दोनों की तरफ से था, इनकी तरफ से रुझान और उनकी तरफ से आइडेंटिफिकेशन कि इसमें वो पात्रता है, गुरु ने पात्रता देखी और इनमें वो आकर्षण आया, केवल गुरु के लिए नहीं, पूरी व्यवस्था के लिए, उस जीवन के लिए, और एक ध्येय लेने के लिए। तो वो मेरे ख्याल से लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा कभी परिवार को नहीं बताई, चुपचाप। देखिए परिवार को बताना, खुद सोचिए ना कैसे, क्या बताएं, मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ, कौन मान लेता, पकड़ के बैठा लेते 2 चापड़ मार के। भाई उस समय तो बड़ी हाई हैंडेड फैमिली थी ना, आजकल तो फिर भी हम अपने बच्चों से डिस्कशन करते हैं, उनकी चॉइस पूछते हैं, पहले कौन चॉइस थी। मतलब हमारे पिताजी बताते हैं, क्योंकि उन्होंने बीए सोशियोलॉजी इसलिए पढ़ी क्योंकि बीए सोशियोलॉजी की लाइन में खड़े हो गए वो,
इसलिए उन्होंने पढ़ ली वो, मतलब चॉइस वाइज को। आज तो बच्चा काउंसलिंग ये वो करके बड़े उससे वो निकलता है। तो पहले तो परिवारों में कहाँ, ये परिवार में मुझे सन्यासी बनना है तो चाटा ही पड़ता है। तो वो जब परिवार को पता चला तो आप तो बहुत घूमे इस किताब को लिखने के लिए, परिवारों में गए, उनके मैं गाँव माता गए। पिताजी से लंबा समय बिताया मैंने, परिवार में उनके भाई बहन के साथ, उनके दोस्तों को कहीं कहीं तो ढूंढा मैंने, कुछ को कोटद्वार में ढूंढा, कोई फोन में मिला, एक पता लगा निशंक जी का पीएस है, उनके दोस्त, उनका क्लासमेट, और एक तो वो है राजा बाबू, राजभूषण सिंह रावत, अच्छा, उनके क्लासमेट है वो। राजभूषण सिंह रावत आपको पता है, जो उनके वन ऑफ द ओएसडीज है, उनके क्लासमेट है। तो उनके एक ढूंढे, कोई फोन पे मिला, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई लड़की है उसका विवाह हो चुका है, वो बता रही है अच्छा अजय, कुछ को तो मैंने बताया कि उसने कहा अच्छा वो अजय ये योगी है। ऐसे भी लोग मिले मुझे जिनको पता ही नहीं था कि वो, अच्छा मेरा वो क्लासमेट। एक टीचर को नहीं मिला, स्कूल के टीचर थे भरत नंदन इंटर कॉलेज में, उनको तो शॉक ऑफ द लाइफ पता लगा, अच्छा वो अजय, वो जो वहां बैठता था, अच्छा वही योगी है। वो तो इसी शौक में रहे आधे घंटे इंटरव्यू के टाइम में, उनको ये बात ही नहीं पता थी। नहीं ट्रैक करता ना आदमी, भाई क्लास में इतने बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ऐसे ना, मतलब कोई शैतान बच्चे नहीं थे, तो ऐसा नोटिस नहीं होते थे वो। भाई क्लास में आए, मेधावी छात्र थे, पढ़े अच्छे थे, निकल गए, और बहुत पुरानी बात हो गई बस उस बात। तो पहली मुलाकात क्या रही, पहली जानकारी उनके परिवार को कि ये योगी बन गए, और योगी बनने के बाद पहली मुलाकात परिवार से क्या थी? तो ऐसी जानकारी आती है कि अखबार में आया, और उनका जो बड़ा भाई है वो बस चलाते थे, वो पढ़ने लिखने में ठीक नहीं थे, तो छोटी जो बसें होती हैं वो चलाते थे, चलवाते थे, मतलब उनका काम था बस का। वो भाग के आया कि अजय मिल गया, क्योंकि काफी समय से ढूंढाई चल रही थी ना, कहाँ चला गया भाई, कोई फोन नहीं है उस समय, तो किसी से संपर्क करना आसान नहीं था, तो मतलब ढूंढाई चलती थी, पुलिस स्टेशन में रिपोर्टें लिखाई जाती थी, और जाते थे पिताजी, आनंद सिंह बिष्ट नाम था उनका, वो ढूंढने जाते थे, नहीं मिलता था, तो मतलब भाई खबर थी, तो लड़का भागता हुआ आया कि भाई देखो अजय की खबर मिली है, उसने छोटी छोटी खबर पढ़ ली कि उत्तराखंड का वो लड़का महंत बन गया है, महंत इलेक्ट बन गया है, इनके यहाँ उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं पहले से ही। तो महंत अवैधनाथ ही थे, महंत तो ये पूरे महंत तो 2014 में बने उनके, जब उनका देह शांत हुआ तब, लेकिन महंत इलेक्ट जिसे बोलते हैं, मतलब उत्तराधिकारी बन गए थे, तो वो उसकी खबर छपी, क्योंकि वो बड़ा मठ है, उसकी खबर चलती है फ्रंट पेज पे। वो खबर लेके आई, तो हमारा अजय लग रहा है, मतलब उनको भी बहुत क्लियर नहीं हुआ, यार ये तो वही लग रहा है, सारी डिटेल्स तो हमारे भाई की लग रही है। तो ये लोगों ने टिकट कटाया और भागे दोनों माँ बाप गोरखपुर जाना जैसे लगता है आसान नहीं है। वो पहुंचे और वहां देख रहे हैं शेव ऑफ लड़का, और ये इस कपड़ों में है, और उनकी महंत अवैधनाथ से बात हुई, और मतलब ऐसे कहते हैं कि माँ थोड़े गुस्से में आई। अच्छा, भाई माँ को लगेगा ना कि शादी की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, तुमने कहा सन्यासी उन्यासी बना दिया इसको। तो जो महंत अवैधनाथ ने जो उत्तर दिया वो है कि भाई कि पहला एनकाउंटर क्या था, पहली मुलाकात जिसे कहते हैं, आपने जब ढूंढा होगा तो ये तो जरूर आपने कोशिश की होगी कि वो पल को आप समझ सके। पहले तो ये कह रहे कि मतलब जैसे वो घुसे और सामने उन्हें दिख गए वो योगी, और पहचान तो जाते ही आदमी, अपना बच्चा है अभी शेव ऑफ करके, ये तो वही है, और मतलब कह रहे देखते रहे बहुत देर तक, वो भी और ये भी। उनको आसक्ति अपनी हटानी है परिवार से, उनको हो चुका है साल से ऊपर, है ना, घर छोड़े, उनको आसक्ति हटानी है। और माँ तो माँ है, आपको पता है, आज भी आप 50 साल के हो जाए, माँ को ऐसा लगता है कि आप 10 साल के बालक हैं, वो तो आपको उसी तरह से इंस्ट्रक्शन देगी, उसे लगता है चल भाई हो गया बहुत ही है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत शौक पूरा हो गया, चलो वापस। तो कहा उन्होंने चलो हो गया, चलो हो गया वापस। और अपना पोटली वोटली लेके गई थी, अपना खाना वाना जो माएँ लेके जाती है ना, मठरी वठरी वो सब अपना लेके गई थी वो। और फिर उनका जो महंत अवैधनाथ से एनकाउंटर हुआ। अच्छा, वो क्या था? हाँ, वही कि उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा कहा कि तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया, छोटू से चुरा लिया, मतलब तुम कहाँ ले गए, तो उसकी शादी पढ़ने लिखने की उम्र है, तुमने कहाँ सन्यासी बना लिया, मतलब एक तरह तुमने लोभ में ले लिया इसको, वशीभूत कर लिया, इस तरह का सेंस था। फिर ऐसा कहते हैं महंत अवैधनाथ ने जो कहा कि भाई तुम्हारे तो 6 बालक है, इसमें जो हमने देखा है प्रतिभा वो अटूट प्रतिभा है, और इसको धर्म के लिए, देश के लिए, इसका मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के, इतना बड़ा संत, तो ये तो समझ में आ गया था, इतना बड़ा बड़ी आश्रम है, उसमें इतना बड़ा संत बैठा है, तो वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाथ जोड़ के कि इसको देश के लिए, धर्म के लिए एक तरह से हमें सौंप दो। और तब कहते हैं कि मतलब उनकी आंखों से आंसू आए, उन्होंने महाराज मान लिया उनको, संत मान लिया, सौंप दिया। हाँ, और कहा भी जाता है कि पहले ही मुलाकात में सौंप, पहली मुलाकात में सौंप, परिवार, लेकिन वो लंबा चला, वो डिस्कशन लंबा चला, वो ऐसे नहीं कि वो 5 मिनट का डिस्कशन था, वो लंबा चला, कई दिन रुके। हाँ, मतलब रुके, 1-2 दिन रुके वहां पे वो, उनका। और उसके बाद मान लिया कि हाँ ये अब मान लिया, और वो महाराज, वो उसको संत महाराज बोलने लगे उसके बाद। तो वहीं पर माँ ने भी उनको महाराज कह दिया, बाबा कह दिया, पिता ने भी कह दिया, महाराज भी कह दिया, फिर वापस लौट आए वो। उसके बाद से वो 2-3 बार भी नहीं मिले होंगे पूरे जीवन। लेकिन आपका एक किताब में एक और जिक्र मुझे मिला, वो ये कि वो भिक्षाटन के लिए फिर वापस गांव चले गए। फिर देखिए, क्योंकि वो ना, वो एक प्रथा होती है जो उनकी छूटी हुई थी, अभी आपको अपनी माँ से भिक्षा लेनी होती है एक बार, तो वो प्रथा इसलिए छूटी हुई थी, बता देंगे तो फिर कैसे जाएंगे, अब तो राज खुल ही गया, था, तो अब उनको कहा कि हमें आना होगा एक बार, तो आपको माँ के द्वार पर भिक्षा लेने जाना होता है, आपकी वो संन्यास परंपरा की
एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, जैसे कर्ण छेदन है, जैसे सिर मुड़ाना है, जैसे भगवा धारण करना है, जैसे कंठी माला, सीटी भी इनके यहाँ एक तरह की सीटी भी आपने पता नहीं देखा है योगी आदित्यनाथ, एक तरह की सीटी आप गुरु के सामने बजाते हैं। वो होता है कि आप बाउ डाउन कि आप मेरे गुरु हैं, तो एक तरह की सीटी गले में रहती है। तो वो सारी प्रथाएं तो ठीक है, लेकिन एक की प्रथा है कि आपको अपनी माँ से अपने परिवार से भिक्षा लेके आनी होती है। एक तरह से आपका ईगो टूट जाए। लिया इन्होंने हाँ, उन्होंने फिर वो गए, वो जब ये अपना भेद खुल गया एक तरह से, तो जाके उन्होंने उस प्रक्रिया को पूरा करा। उसके बाद वो कभी उत्तराखंड में, कभी किसी रैली में गए तो परिवार में कुछ हो रहा है तो मिल गए, तो मतलब पूरे अपने मतलब वो 22 साल की उम्र में छोड़ा था उन्होंने, इस समय 53-54 साल उम्र है, 30 साल हो गए, तो 30 साल में वो 4-5 बार गए होंगे परिवार या किसी से मिले होंगे बस। तो हम लोगों ने देखा कि कोरोना के बीच में ही उनके लगता है पिताजी का देहांत हुआ, हो गया। वो नहीं जा गए पाए। नहीं, काफी हाँ, दिन के एक बाद लखनऊ में एक कार्यक्रम शोक सभा हुई थी बस चित्र के साथ, और वो नहीं जा पाए, फिर वो काफी दिनों बाद जा पाए। लेकिन कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या यूं कहें अजय सिंह बिष्ट कभी भाजपा के नहीं थे, लेकिन आपने किताब में जिक्र किया कि वो एबीवीपी से थे, और वो पहले उन पर कम्युनिस्ट बनने का भी एक तरीके का प्रेशर था, वो एसएफआई में उनको लाने की कोशिश हो रही थी। जी। भाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, बड़ी संस्था है स्टूडेंट। तो या तो एक्सट्रीम वो लेफ्ट की तरफ ले जाए जा रहे थे, कहाँ वो एकदम एक्सट्रीम राइट चले गए। तो ये क्या कहानी कैसे मिली आपको? तो जब वो कॉलेज में पहुंचे तो मेरे ख्याल से उनमें एक नेतृत्व क्षमता थी, तो उन्होंने मतलब इंक्वायर करा कि भाई मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, और उनकी बहन की शादी हो रखी थी कोटद्वार में उस समय, तो उनका देवर था जो कॉलेज लेवल का था, उसने कहा मैं ले चलता हूँ, और वैसा में ले गया। तो उनको इतना पता ही नहीं था ना उस समय, जानकारी देखा आप, ये 90 की बात है, 90 में जानकारी नहीं हो सकती। उनको लगा यूनियन मतलब एसएफआई, मतलब यही होती है यूनियन, उनको बहुत ज्यादा नहीं पता था इसमें चुनाव होते हैं, लेफ्ट राइट है, इसमें एनएसयूआई है, नई सेंस था उनको। लेकिन जब थोड़ा दिन समय बीता तो उनको पता अच्छे तो और ऑर्गेनाइजेशन है, और उनकी बातें भी समझ में नहीं है। आपको पता है कम्युनिस्टों की बातें अंदर घोटने के लिए भी आपको बढ़िया धार्मिक सी बातें होती हैं, और ये बड़े धार्मिक परिवार से आते हैं। तो उनको 5-6 दिन में ही बोध आ गया कि ये भाई दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और फिर उस समय विद्यार्थी परिषद से भी उनका परिचय हो गया, और उन्होंने विद्यार्थी परिषद में एबीवीपी भाग गया उनको भाग गया। तो लोग बहुत कहते हैं कि आपने ये सुना होगा, न्यूज में बहुत तर्क होता है कि योगी आदित्यनाथ संघ पृष्ठभूमि से नहीं आते। भाई संघ पृष्ठभूमि और क्या होती है? विद्यार्थी परिषद से तो बहुत लोग आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर शिवराज सिंह चौहान विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आते, तो वो भी उतने ही एबीवीपी है जितना कोई और है। तो वो 3 साल, हाँ, जितनी नई लीडरशिप बीजेपी की दिख रही है सब तो एबीवीपी के ही निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी परिषद में 3 साल चुनाव लड़े भी, हारे भी। पहला चुनाव आपने लिखा वही चुनाव हारे, वो पहला चुनाव, एक ही चुनाव हारे हैं, एक ही चुनाव हारे आज तक जीवन में, और तो कौन सा चुनाव हारे योगी आदित्यनाथ? क्यों हार गए? देखिए यहाँ वो टिकट उनको उससे नहीं मिला। ये एबीवीपी का चुनाव था, ये एबीवीपी का अपना नहीं, एबीवीपी का कॉलेज का चुनाव था। उनको पैनल से टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा और हार गया। तब उन्हें यह भी समझ में आया कि संगठन में शक्ति है और मुझे किसी संगठित ताकत के साथ ही रहना होगा। और उस समय विद्यार्थी परिषद का नहीं था उतना जोर वहाँ पे, तो वो पहला चुनाव हारे। उसके बाद से तो अपने 5 लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, सरकारें बना रहे, बल्कि पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो रिपीट हुआ है उत्तर प्रदेश के 70 साल के इतिहास में। अगर आप उत्तर प्रदेश के ना चीफ मिनिस्टर देखिए कभी, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर रास्ता, आपको देखेगा 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 5 महीना, फिर आपको मायावती और अखिलेश दिखेंगे 5-5 साल, और अभी पहली बार दिखेगा 8 साल। मतलब हर दिन योगी इतना रिकॉर्ड बना रहे हैं, पता आपको? हर दिन रिकॉर्ड, मतलब सबसे लंबे टाइम एक ही कंटिन्यूअस मुख्यमंत्री रहने का। वो तो 5 साल के बाद 5.5 साल पे टूट चुका है, अब वो 6 साल, 7 साल, 8 साल हो चुका है। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री कंटिन्यूअसली 8 साल उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्री नहीं रहा। देखिए, आपने किताब लिखी है उन पर, लेकिन एक सवाल और हमेशा उन पर उठने लगा है और उन पर ये चर्चा हो जाती है कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो महंत हैं, और महंत तो अपना पिंडदान करके आए, उनका पीछे की उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, वो एक महंत हैं। लेकिन लोग अब उनको ठाकुर के तौर पर, एक क्षत्रिय के तौर पर देखते हैं। और एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह भी दिया कि हाँ, मेरी बिरादरी, मैं क्षत्रिय से हूँ, और अंजना के इंटरव्यू में हाँ, और भगवान श्री राम भी उस क्षत्रिय बिरादरी से थे। उसके बाद से आपको लगता नहीं कि एक टैग लग गया उन पे कि नहीं, इनकी भी जाति पता चल गई, या इन्होंने जाति को बता दिया? मेरे ख्याल से ये कॉन्शियस कैंपेन रहा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का, कि उनको वो संत नहीं, एक ठाकुर में कैटेगराइज कर सकें, बॉक्स कर सकें। तभी आप डिबेट में भी देखते हैं, हम डिबेट में जाते हैं तो उसको बार बार अजय सिंह बेस्ट बोलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो सभा के पैनलिस्ट हैं वो आते हैं, अरे वो अजय सिंह बेस्ट, अजय सिंह बेस्ट, अजय सिंह बेस्ट। क्योंकि देखिए,
हम लोग क्या कहते हैं भारतीय सनातन में कि जात ना पूछो साधु की। साधु की कोई जात नहीं होती। वो हमारे यहाँ बाबा रामदेव भी साधु हैं, हमारे यहाँ अम्मा भी साधु हैं, हमारे यहाँ रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है जो ब्राह्मण समाज में नहीं पैदा हुए, हमारे यहाँ वेदव्यास ने महाभारत लिखी है, गीता को लिखा है जो कृष्ण ने कही, वो भी ब्राह्मण जाति में नहीं आते। लेकिन अब आपको अगर बहुत अच्छा काम चल रहा है, मुख्यमंत्री का काल हमने देखा बहुत अच्छा चला, तो आप क्या ढूंढेंगे? मैं ये तो कहूँगा अरे यार अभिषेक बहुत तो सही है, ये काली शर्ट ठीक नहीं है आपकी, मतलब मैं कुछ ऐसा अटपटा सा पॉइंट निकालूंगा, अच्छा तो चलो ठाकुर में बॉक्स करते हैं इसको, तो क्या करें? अच्छा अवनीश अवस्थी तो नहीं है, एक ऐसे करें, अच्छा एसपी गोयल तो ठाकुर नहीं, क्या करें? ओ मनोज सिंह आ गए, मनोज सिंह ठाकुर को चीफ सेक्रेटरी बना दिया। तो जहां उनको डेटा मिला फिट करा, वहां उन्होंने ठाकुर बोलना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल अटपटा डेटा था। कई बार तो हमने देखा वो लिस्टें आती थी, सारे डीएम ठाकुर हैं, ठाकुर है, पता लगा उसमें से 8 कुर्मी है। आपको पता है हमारे कुर्मी भी सिंह लगते हैं, जैसे स्वतंत्र सिंह। तो वो विपक्ष का कैंपेन है और हम भी उसके फेरे में आ गए शायद, तभी ये प्रश्न भी आ रहा है ना भाई, ऐसी कौन सी चीजें उन्होंने ठाकुर के लिए करी? उनके सारे कैबिनेट के मिनिस्टर देख लीजिए, उनकी टीम देख लीजिए, उसमें हर बिरादरी के लोग हैं। उसमें आप कहें एसपी गोयल बहुत ताकतवर है, तो फिर तो वो बनियों के हो गए, अवनीश अवस्थी बहुत ताकतवर, फिर वो ब्राह्मण हो गए। मतलब आपको हर जाति का व्यक्ति मिलेगा उसमें। तो वो तो भाई IAS ऑफिसर की एक कैडर है, उसमें जो सीनियर होता जाता है। अब मनोज सिंह आ गए तो कह रहे अब तो ठाकुर आ गए, ठाकुर चीफ सेक्रेटरी, इतने समय से ठाकुर नहीं रहा चीफ सेक्रेटरी, तब वो क्वेश्चन नहीं आता था। तो मेरे ख्याल से देखिए डिबेट करने के लिए कुछ तो आपको चुरमुर चाहिए ना, नहीं तो आप कैसे लंबा खींचेंगे। लेकिन योगी जी के बारे में एक और चीज हमेशा चलती रही, वो ये कि योगी जी, अखिलेश जी भी कहते हैं कि हैं तो भाजपा के मुख्यमंत्री, लेकिन ये भाजपाई कभी रहे नहीं। और आपने भी अपनी किताब में जिक्र किया है 2002 का, जब राधा मोहन दास अग्रवाल ने उनको शिव प्रकाश शुक्ला को हराया, भाई वो बागी के तौर पर आया। 2007 में आपने जिक्र किया है कि ऐसी चर्चा थी कि 70 कैंडिडेट वो उतार रहे हैं, है ना? लेकिन क्या ये एक बगावत थी उस वक्त की बीजेपी के, जो आप उसको सेंस कर पा रहे हैं, बगावत थी, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें सिर्फ उनके बारे में कही गई? और आपने लिखा है एक जगह कि ये एक लेफ्ट का प्रोपेगेंडा था, एक लेफ्ट राइटर थे, उन्होंने क्या? हाँ, मैं बताता हूँ इसमें क्या है। देखिए भाजपा में या किसी भी पार्टी में टिकट मिलता कैसे है ना? अब तो खैर भाजपा में जो टिकट मिलने की प्रक्रिया बड़ी एक साइंटिफिक हो गई है कि भाई 2 सर्वे आएंगे, संघ से नाम आएगा, पार्टी अध्यक्ष से नाम आएगा, फिर ट्रायंगुलेट होगा। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, सांसद से जरूर नाम आता है। मान लिया उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और हर सीट में कम से कम 5-5 सीटें विधायक की लगती हैं, तो करीब 400 के ऊपर सीटें हैं। तो जो पूछा जाता है उसमें सांसद से तो पूछा ही जाता है जरूर कि भाई ये 5 टिकटें हैं। और क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बड़ा था, तो उनका था कि भाई क्योंकि मैं इस क्षेत्र में इतना कार्यरत हूं, और उस समय की भाजपा आज की भाजपा नहीं है, जिसका वो मंडल पे अध्यक्ष है, बूथ पे अध्यक्ष है, हर बूथ पे 10 लोग हैं। उतना एक जो अमित शाह जी ने एक बड़ी इलेक्शन मशीनरी बना दी नहीं थी। तो होता क्या था, आप वहां के जो प्रभावी नेता उनसे पूछते थे, भाई इस एरिया में राजनाथ जी से पूछा जाएगा, इस एरिया में कटियार जी से पूछा जाएगा, इस एरिया में कल्याण सिंह से पूछा जाएगा, तो क्या होगा? तो उस एरिया में उनकी चलती थी। क्योंकि इसलिए नहीं चलती थी कि क्योंकि वो जमीन जाते थे, वो लोग 400 लोगों से मिलते थे, उनको जनता की पल्स पता थी। तो वो हर सांसद का आग्रह होता है, ये कोई नया नहीं है, क्योंकि ये चर्चा में आ गए। ऐसा कोई सांसद नहीं होता जिसका आग्रह नहीं होता आज भी कि भाई विधायक का टिकट किसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसके अपने हर सांसद चाहता है कि मेरे जो पहचान के लोग हैं, जो हमने कहा ना जिसकी वर्किंग रिलेशनशिप है, वो बने। तो ऐसा उनका भी आग्रह था। और जब अपना टिकट नहीं मिलता था तो उन्होंने किसी और को लड़ा दिया, और एक आध बार ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी जीत गया। तो ये मेरे ख्याल से ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस है। पैरेलल अपना संगठन भी तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी खड़ी कर दी। तो एक तरफ एबीवीपी से उनका जुड़ाव होना, उससे उनकी शुरुआत होना, बीजेपी से सांसद होना, लेकिन जब बात नहीं मानी गई तो उन्होंने एक तरीके से अपनी लाइन ले ली। नहीं, देखिए ये भी थोड़ा मिसप्लेस थॉट है। हिंदू युवा वाहिनी उन्होंने कोई पॉलिटिकल ताकत के लिए नहीं बनाई थी। हिंदू वाहिनी में बताई थी क्यों बनाई थी। महंत अवैधनाथ, जैसे मैंने कहा, अच्छे वक्ता थे। वो एक बार साउथ की एक बड़ी विजिट में गए, और पहले जैसे आज जैसी जानकारी नहीं हुआ करती, तो साउथ में उनको पहली बार पता लगा कितना वाइड कन्वर्जन है। आपको पता है केरला में, तमिलनाडु में क्या वाइड कन्वर्जन है। वो बड़े आहत हुए उससे, क्या इतना कन्वर्जन, और क्यों कन्वर्जन है? क्योंकि हमारे यहाँ जाति भेद है। जब उन्होंने उसकी तह में गए भाई आप तो अपनी जातियों को संभाल के रखते नहीं है, तो जो यहाँ से थोड़ा सा त्रिशण फील करता है वो क्रिश्चियनिटी में चला जाता है, किसी और धर्म में चला जाता है। तो उन्होंने वापस आके कहा कि भाई हम ये काम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास सोशल विंग है क्या? भाई हमारे पास मठ में धार्मिक लोग हैं और हम पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के पास तो इतना बड़ा कैडर नहीं होता कि जो एनजीओ की तरह चला। तो उसका पहला जो ध्येय था वो ये था कि हम कैसे जो समाज में जो वैमनस्य है, चाहे वो नशे का है, चाहे वो दारू बीड़ी का है, चाहे वो पत्नियों को मारने पीटने का है, और चाहे वो जाति प्रथा का है। तो सबसे पहली चीज हुई जो हिंदू युवा वाहिनी की, वो थी खिचड़ी भोज।
कि योगी आदित्यनाथ गांव-गांव में जाएंगे और वहां पे कौन खाना बनाएगा, कौन परोसेगा, कौन किसके बगल में बैठा है, किसी को नहीं पता होगा। पूरे गांव में तो सारी जातियां हैं और सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे, जो उस समय के लिए बहुत अहेड ऑफ द टाइम्स था। आज तो फिर भी जाति आज के 20 साल से बहुत ज्यादा डिमिनिश हो चुकी है। जाति की भेदभाव हमें नहीं पता इस रूम में किस किस जाति के लोग बैठे और हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। हम कुंभ में गए तो कौन बगल में नहा रहा है हमें नहीं पता था, उसी पानी में आप भी नहा रहे हैं, उसी पानी में आप कपड़े बदल रहे हैं उस जगह। किसी तो जाति का भेद तो भारत में बहुत मिट चुका है। एक आध एग्जाम्पल आते हैं, हम उसे इतना बड़ा करके बोलते हैं ऐसा लगता है। तो उस समय उन्होंने बल्कि डोम राजा के साथ बैठ के खाना खाया। कई संतों ने विरोध करा। डोम राजा जो योगी जी ने डोम राजा, योगी जी ने उस समय तो महंत वैद्यनाथ थे, योगी जी तो साथ में थे ही हर जगह। योगी जी तो साथ में, महंत वैद्यनाथ ने खाना, महंत वैद्यनाथ का इनिशिएटिव था कि हम डोम राजा के साथ खाना खाएंगे। सारे बनारस के संतों को बुलाया, बनारस के संतों ने विरोध करा उसका और उन्होंने डोम राजा के साथ बैठ के खाना खाया। और उनकी मुहिम यही थी कि हम जाति की भेद मिटाएंगे। आज जो भी व्यक्ति बात करता है तो मठ का तो जो मेन जो थीम है वो ये है कि जाति का भेद मिटाओ। और वहां पे आपको पता भी नहीं कौन रसोईया है, कौन खाना परोसता है। खिचड़ी भोज में हर आदमी आके चावल डालता है, उसमें अपने हाथ से डालता है। कौन व्यक्ति है, हजारों की भीड़ लगती है वहां पे। तो योगी आदित्यनाथ उस परंपरा से आते हैं, तो उसमें अगर आप जाति ढूंढे तो मतलब आपको लगता है हिंदू युवा वाहिनी को इनकी पॉलिटिकल लीनेज की लाइन वो नहीं थी, संगठन नहीं था। मल्टीपल चीज थी। जब आपके पास एक फोर्स होगी तो आप हर चीज में यूज करेंगे। तो आपका इलेक्शन का और तो उसमें भी यूज हो रही है, आपको नशाबंदी हो रही है तब भी उसमें भी यूज हो रही है। जब लेकिन उसका जो स्टार्टिंग थॉट था ये था कि हम इस तरह के जो समाज में काम है वो कौन करें। पॉलिटिकल पार्टी से आप सामाजिक काम नहीं करा सकते ना बहुत ज्यादा, उसके तो इलेक्शनरिंग के काम होते हैं। आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज फिर भी, जैसे भाजपा बहुत एक्टिव हो गई है, वो कहीं पे वृक्षारोपण भी कर रही है, कहीं पे ब्लड डोनेशन भी कर रही है। लेकिन पहले इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप पॉलिटिकल पार्टी से सोशल काम करा सके। तो वहां से हिंदू युवा वाहिनी की कुछ किताबों में आपने कुछ और घटनाओं का जिक्र किया है, खास करके योगी आदित्यनाथ के ऊपर हुए हमलों का। जी। जब विस्फोट हुआ था, बम विस्फोट हुए थे, शायद अहमदाबाद का शायद जिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सिमी के जो लोग थे वो पकड़े गए थे आजमगढ़ में पकड़ने नहीं दे रहे थे या कुछ, उनके पकड़ लिया था। पकड़े जाने के विरोध पे रैली थी, जो इसके पीछे मुख्तार अंसारी और बाकी लोग थे। नहीं, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक जो लाइन लिखी कि योगी निकले आजमगढ़ के लिए और रास्ते में उन पर हमले हुए और उनका काफिला था तो उनको सेव किया गया। वो गए, उन्होंने मीटिंग को संबोधित किया, लेकिन उस हमले का जिक्र उन्होंने नहीं किया, मतलब विक्टिम कार्ड नहीं खेला उन्होंने। तो ये क्या कहानी थी? देखिए, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जो व्यक्ति समाज में रहता है उसको पता है कि समाज की नब्ज क्या है। अगर वो बताते तो जनता की भीड़ भड़क भी सकती थी। बात तो बाद में पता लगी, लेकिन आज भी बहुत चर्चित बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ पे इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ, ये कॉमन नॉलेज नहीं है कुमार। इवन मीडिया के लोगों को भी बहुत ज्यादा, जो नए मीडिया के लोग हैं जो पिछले 10-15 साल से मीडिया में, उनको ये बात नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ पे इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ। अगर वो गाड़ी नहीं बदलते अपनी, उनकी गाड़ी बदल, उनको हल्की सी हिंट आ गई कि ऐसा हो सकता है। हाँ, लिखा अपने कार्यकर्ता ने दिया हिंट, तो हिंट दिया 11वें नंबर। हाँ, कई उसकी 2-3 कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं हिंट हुआ, किसी ने आभास हुआ। अच्छा। तो भाई इतनी पुरानी बात का ना, मतलब हर तरह की बातें चलती हैं। तो कोई कहता है आभास हुआ, तो उन्होंने वो गाड़ी अनायास चेंज हो गई किसी तरह से, तो वो दूसरी गाड़ी में। अगर वो अपनी उस ओरिजिनल गाड़ी में बैठे होते तो मतलब वो काफी मुश्किल हो सकता था उनके लिए। तो इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं करा। जब वो रैली में पहुंचे, उन्होंने उस रैली करी, पूरी रैली में उन्होंने जिक्र नहीं करा। वापस आके फिर बात सबको पता लगी, शीर्ष नेतृत्व पे पता लगी, और बाद में अरुण जेटली ने उठाया, तमाम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। बिल्कुल, सेंट्रल लीडरशिप से बहुत क्लोज थे वो, क्योंकि वो इतने समय एमपी रहे और बड़े क्लोज, मतलब बहुत एंगेज्ड एमपी थे, संत थे, उनका एक सम्मान था। फिर अगर आप उनके पुराने भाषण सुनो, बहुत मतलब एक वोकल एमपी थे वो। बल्कि मैंने जब उनके क्वेश्चंस देखे, आप पार्लियामेंट के पुराने क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो मुझे सुन के, पढ़ के बड़ा अचरज हुआ। मुझे क्या लगा कि सारे थोड़े हिंदूवादी टाइप क्वेश्चन होंगे, और वो थे। 370 पे प्रश्न था, हिंदू राम मंदिर पर प्रश्न था, लेकिन भारत इजराइल रिलेशनशिप, फर्टिलाइजर सब्सिडी, मेरे यहाँ एम्स कब आएगा, जापानीज एंसेफेलाइटिस का टीका कब आएगा, वो सारे प्रश्न भी थे जो आप टिपिकल डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछते हैं। वो तो हमने पढ़े नहीं, हमने बॉक्स कर दिया। अरे योगी आदित्यनाथ मतलब हिंदुत्व तो है ही, लेकिन हिंदुत्व प्लस है। वो स्कूल, कॉलेज, अमेरिका, यूएस सब पूछ रहे हैं, और वो पढ़ते थे। लाइब्रेरी में उनकी किताबें इशू का बड़ा लंबा रिकॉर्ड है। मैं पार्लियामेंट की जब लाइब्रेरी में रिसर्च करने गया कि भाई जब पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है और लगता है कि आधे घंटे में फिर होने वाली है, तो क्या होते हैं नेता, वो सेंट्रल हॉल में बैठ जाते हैं, कोई कैंटीन में चले जाते हैं, इसमें वो 10 पैसे का समोसा, अब तो खैर वो महंगा हो गया समोसा मिलता था। ये क्या करते थे, लाइब्रेरी में चले जाते थे, उनकी किताबें इशू करते थे, पढ़ते थे। वो वामपंथ पे भी पढ़ेंगे, वो कैपिटलिज्म में भी पढ़ेंगे। तो उनकी, आप कभी इस तरह की चर्चाएं करें योगी आदित्यनाथ, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको लगेगा कि ये स्कॉलर व्यक्ति बात कर रहा है, उनको इतिहास की अच्छी जानकारी है, अच्छा जानकारी है, लेकिन आम लोगों को उनके बारे में नहीं है कि उनके इस तरीके से, इस तरीके का उनका पूरा बैकग्राउंड है। 19 साल पार्लियामेंट में जो 80-90% अटेंडेंस है, तो क्या कर रहा है वो पार्लियामेंट में ना।
प्रश्न पूछ रहा है। मतलब अगर नेशनल एवरेज 200 प्रश्न का, उनका 300 प्रश्न है। नेशनल एवरेज 40 डिबेट का, उनकी 50 डिबेट है। नेशनल एवरेज एक प्राइवेट मेंबर बिल का, उनका 3 प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल तो मतलब लोग यूज ही नहीं करते हैं, फ्राइडे का इंस्ट्रूमेंट होता है। मैंने इस टाइम पे अखिलेश यादव जब आजमगढ़ के सांसद थे, उनकी अटेंडेंस कितनी थी पता है? कितनी? 33%। मतलब 30 टिकट मिलते हैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिल्ली आने का, और दिल्ली में बंगला मिलता है। साइकिल से जाएंगे तो 8 मिनट में पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी की अब अटेंडेंस बढ़ गई, लीडर ऑपोजिशन, उनकी अटेंडेंस रहती 40%, 45%। अभिषेक बनर्जी वो 13% अटेंडेंस पिछली पार्लियामेंट में। मतलब इस तरह से मिसयूज करा है पार्लियामेंट में। और ये व्यक्ति तब ये सन्यासी का जो डिसिप्लिन होता है ना, काम आता है। मैं लोग कहते हैं सन्यासी से क्या फर्क पड़ा, वो जो डिसिप्लिन है उसे मैं आपको एक दिन में किसी वर्कशॉप में नहीं सिखा सकता। उस डिसिप्लिन को वो सीखा है, वो लग के वो जो 20 साल का जो सन्यासी का जीवन है ना, उसका जो डिसिप्लिन है वो आपको आज उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, उत्तर प्रदेश के शासन में दिखता है। लेकिन एक और घटना का जिक्र है, वो उनके रोने वाली घटना के, उनके आंसू आए पार्लियामेंट में। तो वो घटना उनके अरेस्ट को लेकर थी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। लेकिन आज भी उस वीडियो को दूसरे रो पड़े, कमजोर हैं, इस तरीके। क्या थी ये बात? आपको क्या लगा, आपने जब रिसर्च किया? देखिए, पता लगा, बिल्कुल लोगों ने बताया। वो हुआ क्या, कई विवाद होते थे, इनके पास 3 FIR भी थी। वो FIR कैसी हैं? मैं उन FIR के, लोग कहते हैं ना योगी पे तो अपनी बहुत सारी FIR थी, योगी तो गुंडे थे। वो FIR किस तरह की हैं? मुलायम, देखिए योगी पनपे कब? मायावती की सरकार में, मुलायम की सरकार में, अखिलेश की सरकार में, मतलब विरोधी सरकारों में वो पनप रहे हैं। हो क्या रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, कोई मुस्लिम व्यक्ति आके यहाँ पे किसी को पीट देता है, अग्रहरी बोल के उनको पीट देता है, वो हॉस्पिटल में मर जाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है। योगी आदित्यनाथ उस कर्फ्यू को तोड़ के पहुंच जाते हैं उसके पास, FIR लग जाती है। इस तरह की FIR है उनके पास। उनको ऐसे एक और केस होता है इस तरह का, आपस में बल्कि फायरिंग वायरिंग भी होती है, इधर की सिक्योरिटी उधर सिक्योरिटी। जब वो लौटते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बल्कि वो अरेस्ट करने का जो लोग किस्सा सुनाते हैं कि गोरखपुर के इतिहास में लोगों ने देखा, लोग सड़कों पर बिछ गए। मठ से लेकर जो थाना मात्र 2.5 किलोमीटर दूर था, 8-9 घंटे लगे उसमें। और ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, भाजपा के इतने लाखों कार्यकर्ता नहीं है भाजपा के गोरखपुर में। जो मतलब आपको पुलिस आदमी उठाती थी और गाड़ी 1 इंच बढ़ाती थी, गाड़ी आदमी उठाती थी, 1 इंच गाड़ी बढ़ाती थी। 2 किलोमीटर में 8-9 घंटे में पहुंचे। और फिर जब खबर पता लगी, उसके बाद वो इस बात से नहीं रोए। वो रोए किस बात से, मैं बताता हूँ। जो साथ के लोग थे उनके, हिंदू युवाहिनी के लोग थे, उनके मठ के लोग थे, उनके पहचान के लोग थे, ऐसे करीब 100 लोगों पर FIR हो गई। और वो भी जानबूझ के अलग अलग जिले में हुई। अलग जिले में आपको समझ में आ गया क्या होगा भाई, किसी को वहां भागना पड़ेगा कोर्ट में, उसको वहां काट। और उस समय लोगों की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं होती थी कि मैं मेरठ जाके केस लड़ लूं, और मैं बुलंदशहर जाके, और मैं बस्ती जाके, और मैं गोंडा जाके केस लड़ लूं। इससे वो हतप्रभ हो गए कि भाई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो क्या करेगा, भाई मेरे साथ कुछ बुरा हो तो मैं क्या करूंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। आप पुलिस मुझे नहीं दोगे, मुझे सहायता नहीं करोगे मेरे जेन्युइन काम में, तो फिर या तो मैं लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लूं, या फिर पार्लियामेंट में गुहार लगाऊं। तो पार्लियामेंट में गुहार लगा रहे थे कि MP के राइट्स क्या है भाई, आप मेरे लोगों को इसलिए अरेस्ट कर लो। पॉलिटिकल वेंडेटा की भी एक लिमिट होती है ना। आपने मुझे अरेस्ट कर लिया, आपने 100 लोगों को, गरीब लोगों को अरेस्ट कर लिया, कहीं कहीं उनके केस लगा दिए। वो उनकी व्यथा थी, अपने लोगों के लिए जो व्यथा थी, जो आंसू में छलकी। और मुझे याद है सोमनाथ जी, शायद सोमनाथ चटर्जी, हाँ, उस वक्त मंच पे थे, उनकी आवाज, हाँ, वो लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ये तो पूरा एक वो बैकग्राउंड था जो कि लोग जानते थे, टुकड़ों में जानते थे। आपने पूरी किताब में, मैं देख रहा था अभी, आपने एक किताब ही नहीं लिखी, बकायदा एक उनपे कॉमिक से ग्राफिक नॉवल या कॉमिक बोलते हैं। ये क्या है? ये भी इसी किताब का एक कॉमिक्स का स्वरूप है, क्या है? देखिए, ये इसका आइडिया जो है कॉमिक, इसका श्रेय मैं कुछ पेरेंट्स को दूंगा। मैं जो उस किताब के विमोचन में जाता था, लोग कहते ये जो किताब है, हाँ, इसका श्रेय, ये इंग्लिश में अजय टू योगी आदित्यनाथ और अजय से योगी आदित्यनाथ तक, तो बहुत सारे पेरेंट्स, जब इसके लॉन्च में जाता था, इसके मैंने कम से कम 400-500 लॉन्च करे। मतलब ये किताब सिंगापुर से लेकर, विदेशों से लेकर, भारत के हर IIT, IIM, मतलब इसी ने मुझे ऑथर बनाया। किताबें तो इससे पहले भी लिखता था, लेकिन लोगों ने ऑथर बोलना इसके बाद शुरू करा। मैं दुनिया के जितने बड़े लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, जयपुर से लेकर गोवा, जाने लगा। तो वहां के पेरेंट्स ने कहा ये तो बड़ा मतलब प्रेरणादायक जीवन है, इसे आप आसान शब्दों में बच्चों के लिए कर सकते हैं क्या। अब वो बनते बनते इस किताब का शक्ल लिया, जिसमें जो कैरिकेचर्स होते हैं उसके फॉर्म में हमने इस किताब को करा। और वो पहलू जो अजय सिंह बिष्ट एक बालक था, वो क्या कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है, जो बातें इसमें छूट गई थी, मुझे लगा इस किताब के लिए वो बातें शायद जम नहीं पाएंगी। उन किस्सों को लंबा करना, स्टोरी बोर्डिंग करना, उनकी क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने, स्कूल में क्या कहते थे, उनकी डिबेटों में क्या पार्टिसिपेट करते थे, जब वो कॉलेज में गए तो इलेक्शन में क्या हुआ, कैसे हारे, बिल्कुल किस्सों को लंबा करके उसे एक चित्रों के माध्यम से करा। तो बहुत चली किताब। इसको बल्कि मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉन्च किया, मैं ऑक्सफोर्ड की एक फेलोशिप में विदेश में था 4 महीने। मैंने भारतीय एम्बेसी में लॉन्च किया अमित त्रिपाठी जी के साथ नेहरू सेंटर में।
तो बहुत जगह पहुंची, बल्कि योगी आदित्यनाथ के 51वें बर्थडे पे हमने 51 स्कूलों में एक साथ लॉन्च करी, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने। आपको योगी जी ने अपने किस्से सुनाए या नहीं? वो तो सुनाते नहीं है, आपको सुनाए उन्होंने कम ही सुनाए किस्से, मुझे उन्होंने लोगों पे ज्यादा पॉइंट आउट करा जिनसे मैंने फिर किस्से सुने। हाँ, वो गवर्नेंस वाली जो किताब है मेरी, द मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, उसके बारे में उन्होंने, उनसे पूछो बिजली तो वो आपको 1 घंटा बताएंगे। उनको बोलो जैपनीज एंसेफेलाइटिस, आप जैपनीज एंसेफेलाइटिस योगी जी के सामने बोल दीजिए और वो आपको ऐसे बताएंगे जैसे कोई आपको कोई साइंटिस्ट बता रहा है। तो गवर्नेंस वाले किस्सों में उन्होंने डिटेल में बताया। एक चीज और बताइए कि कुछ किस्से हैं जैसे उनको 5 करोड़ की जो गाड़ियों वाले किस्से थे, वो क्या था? क्योंकि आपने तो बाद में भी उनको ढेर सुना जी। वो क्या था, कौन सी कहा? देखिए, वो किस्सा ये आता है जो अधिकारियों ने बताया मुझे। तो पहली फाइल उनके पास पहुंची कि आपके लिए कौन सी गाड़ी खरीदी जाए। तो उनको लगा भाई इस समय क्या गाड़ियां हैं। उन्होंने कहा भाई हमें मायावती जी ने मतलब हमें एक लैंड क्रूजर दिलवाई थी, मतलब मुख्यमंत्री कार्यकाल, लेकिन वो 1 करोड़ उसकी कीमत थी उस समय। उसकी हमने फिर सिक्योरिटी प्रूफिंग वगैरह करवाई। फिर जब अखिलेश यादव आए, वो भी कारों के बहुत शौकीन थे, तो उन्होंने 2 मर्सिडीज की एसयूवीज दिलवाई, करीब 7-1 करोड़ की आई, और उसकी हमारा पूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हमने सेट करवाया, जो भी बुलेट प्रूफिंग करवाई। तो उन्होंने कहा वो तो कारें होंगी। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा एक कार मुख्यमंत्री, जो पुराने एक्स मुख्यमंत्री, उनको दे दीजिए, क्योंकि एक्स मुख्यमंत्री को भी आपको गाड़ी वाहन देना होता है, और एक गाड़ी जो पुरानी है उसको दे दीजिए। मर्सिडीज थी? हाँ, नहीं, वो दूसरी, हाँ, मर्सिडीज की एसयूवी थी। और उन्होंने कहा अगर आपको पैसे खर्च करने का बहुत शौक आ रहा है तो आप 250 रुपये खर्च करिए, एक भगवा रंग का तौलिया लेके आइए और मेरे कुर्सी पर लगा दीजिए, और ये भगवा त्याग का रंग है। मुझे 5 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक, जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, मुझे ये याद दिलाता रहेगा कि मैं लोगों को प्रॉस्परस बनाने के लिए, उनको धनी बनाने के लिए बैठा हूं, जिससे वो कार खरीद सके, ना कि मैं यहां पे बैठ के नई नई कारें खरीद सकूं। देखिए, ये प्रकरण क्यों आनंद मतलब मजेदार है। उस समय जब वो योगी आए थे, 2 लाख करोड़ का बजट था उत्तर प्रदेश सरकार का। आज 8 लाख करोड़ का बजट है। 2 लाख करोड़ में 7 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, मतलब 0.0001% है, और पहले से हेडर क्रिएटेड है। दोबारा से साइन करते तो कोई पूछता भी नहीं। तो ये जब मैं बार बार कहता हूं योगी का डिसिप्लिन, लोग कहते हैं योगी होने से क्या फायदा। योगी का जो डिसिप्लिन है, ऐसा बहुत बार दिखा आपको पता है, योगी के आने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के सारे मंत्री को टैक्स फ्री सैलरी मिलती थी, और ये कब का लॉ था? वीपी सिंह ने साइन किया था ये लॉ, बदल दिया उसको बदल दिया। उन्होंने कहा भाई क्यों टैक्स नहीं, मेरा चपरासी 4th क्लास एम्प्लॉय टैक्स पे करता है, मेरा चीफ सेक्रेटरी टैक्स पे करता है, मैं क्यों नहीं टैक्स पे कर सकता, मंत्री क्यों नहीं टैक्स पे कर सकते मेरे को। मतलब इसे कहते हैं डिसिप्लिन, पर्सनल प्रोप्राइटी, मतलब मैं शुचिता से ही जीवन जीऊंगा, और ऐसा उनके हर चीज में दिखता है। उसको मैंने इंगित करने की कोशिश करी है। एक और आरोप अखिलेश जी लगाते हैं, आपने कभी कि भाई जब मैं मुख्यमंत्री बना और मैंने वो 5 कालिदास मार्ग छोड़ा, 5 केडी छोड़ा, तो उस घर को गंगा जल से धुलवाया गया। एक तरीके का वो भाव कि भाई अछूत जैसा भाव मेरे साथ किया गया। आपने कभी इस चीज को समझने की कोशिश की कि ये था क्या सचमुच ऐसा हुआ था? बात हुई, कई ऑफिसर से बात हुई। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक महंत है, वो जिस तरह से कंडक्ट करते हैं अपना जीवन, वैसे तो कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं कंडक्ट करता है। हम रेंटल हाउस में भी जाते हैं तो उसमें गृह प्रवेश करते हैं। आपको हर महीने, मीडिया के लोग हैं, हर महीने किसी ना किसी का एक कार्ड आता है, इनविटेशन आता है कि मेरा गृह प्रवेश है, मेरी गृह हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, कॉमन नहीं है। और जब हाउस वार्मिंग सेरेमनी होती है तो उसमें पूजा होती है तो उसमें जल आता है, जल पूरे घर में छिड़का जाता है। तो बड़ी आम सी प्रक्रिया है। क्या मतलब पता नहीं, ये किसी घर में जाते हैं नहीं, बल्कि मैंने देखा कल ये अपने किसी ऑफिस का उद्घाटन कर रहे थे, आजमगढ़ में दफ्तर कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने भी पंडित बुलाए, उन्होंने भी छिड़का होगा जल, क्योंकि वो तो प्रक्रिया है। हमारे घर में हवन होता है, हम भी जल छिड़कते हैं। तो वो देखिए, उनको विक्टिम कार्ड खेलना है, उनकी राजनीति विक्टिम कार्ड की है, उनकी डेवलपमेंट की राजनीति नहीं है, विक्टिम कार्ड की राजनीति है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। बड़ी नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि आप नए घर में जाएंगे, वो भी एक संत जा रहा है, एक वैवाहिक जीवन कोई जीता था उसमें, और एक संत जा रहा है, तो एक पूजा तो होती है घर में, गृह प्रवेश होता ही घर में। तो उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा करी, अब उसमें विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैं अखिलेश यादव अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विदेश से पढ़ के आए, मतलब उनकी डिग्री पूरी नहीं हुई, आपको पता है ना ये बात। अखिलेश यादव जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, उनकी डिग्री पूरी नहीं हुई। तो अपने जो आप कभी अखिलेश यादव का पर्चा देखिएगा तो उसमें वो लिखते अपनी केवल मैसूर की डिग्री है। तो मैंने बाद में पता करा तो कहते हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डिग्री पढ़ी, लेकिन आखिरी की अपनी डेजिटेशन फाइल नहीं करी, क्योंकि वो मेहनत का काम है, मेहनत का काम तो मुश्किल होता है, तो वो डिग्री पूरी करी बना आ गए। लेकिन फिर भी उनका एक्सपोजर बढ़िया है, तो वो डेवलपमेंट की राजनीति करे, वो ये विक्टिम कार्ड की राजनीति। लेकिन हाँ, फल रही है उनकी विक्टिम कार्ड की राजनीति। तो लेकिन योगी जी भी तो कभी कभी इतने गुस्से में आ जाते हैं कि मतलब उनका क्या स्वतः स्फूर्त गुस्सा होता है क्या? मतलब कभी पार्लियामेंट में भी गुस्सा उनका दिखा, विधानसभा में भी उनका मिट्टी में मिला दूं, इस तरह के गुस्से उनके। देखिए, मैंने देखा है योगी आदित्यनाथ के 2-3 फेज हैं। एक तो उनका मेटिकुलस फेज है, जो उनका मीटिंग्स में देखता है। आपने देखा वो लंबी मीटिंग में 2-2 घंटा, 1.5 घंटा बैठे रहते हैं और बिल्कुल सतर्क रहते हैं। सतर्क मतलब अलर्ट, ऐसे नहीं कि जब
यौन कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर अधिकारी पूछेगा तो उनको पता होगा, उनको अपने सीडीओ, डीएम, एसपी तो सबको रटे होते हैं, उनको डीएम, एसपी, सीडीओ, डीपीआरओ कौन है जिले का एक एक पता है उनको, और किसने क्या करा है पिछले 10 साल से, कौन है किसका, सबका ब्यूरोक्रेट उनके दिमाग में। तो एक सतर्कता है उनके दिमाग में, एक मेटिकुलसनेस है, एक है। दूसरा उनका है कि वो बहुत ह्यूमरस और बहुत एक मार्मिक व्यक्ति हैं, कि वो कुंभ में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो सफाई कर्मी इनके बच्चे ऐसे क्यों फिर रहे हैं, तो उन्होंने स्कूल खोल दिया। 25 सेक्टर में एक में स्कूल खुला, टेम्पररी टेंट में स्कूल खुला, और कई 100 बच्चे उसमें पढ़े। तो जब वो कन्या पूजा करते हैं तो बच्चों को टॉफी चॉकलेट उनके उसमें रहती है। मैं अपने खुद परिवार को मिलाने ले गया तो उनके दोनों के लिए चॉकलेट का डब्बा पहले से था मेरे बच्चों के लिए। तो एक उनका एक मार्मिक जो साइड है वो दिखेगा। तीसरा जो साइड है वो है कि जब उनको पर अटपटा दिखता है, बहुत अन्याय होता है, जैसे वो कि मेरे लिए कार खरीदो, तो गुस्से में उन्होंने कहा भाई कार क्यों खरीदनी है, मतलब मैं कार खरीदना है, मतलब लोग बताते हैं, बड़े गुस्से में कहा उन्होंने बात को ना। तो जहां उन्होंने मतलब ये टैक्स मैं क्यों पे कर रहा हूँ, मैं मेरा टैक्स मेरी सरकार क्यों पे कर रही है, मैं नहीं कर सकता, ऐसा जहां उन्हें अटपटा बिल्कुल घोर करप्शन दिखता है, जहां दिखा कि भाई मैं माफिया को, मैंने देखा है ना, मैंने गोरखपुर में माफिया को सांसद रहते हुए निपटाया, तो मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, मैंने देखा भी है। उत्तर प्रदेश आपको तो पता है भाई, उत्तर प्रदेश में हर जिले में था कि भैया नोएडा में चीटिंग माफिया होगा, कहाँ पे सैंड माफिया होगा, कहाँ पे मेरठ में कार चोरी माफिया होगा, हर जगह के माफिया सेट थे। एक विपक्ष पे कहते हैं ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। अब वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, कहाँ पे हींग मिलेगी, कहाँ पे कारपेट मिलेगा, कहाँ पे कपड़े मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो ब्रांड थी हमको पता था ना, उत्तर प्रदेश से, भाई मैं तो उत्तर प्रदेश में पला बड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, आपके सर्टिफिकेट को आदमी नहीं मानता था। लोग कहते थे आपको पता है, अरे मैं कल्याण सिंह के समय का 12वीं पास हूं, मतलब बिना चीटिंग के पास हूं, ये कहने का मतलब हुआ करता था। आपकी डिग्री नहीं मानते थे लोग। अच्छा एक चीज बताइए, वो कितने विरक्त हैं, जैसे कहा जाए, कहते हैं कि मैं झोला उठाऊंगा मैं भी चला जाऊंगा, मैं वापस मठ चला जाऊंगा। बिल्कुल है वो। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, एक किसी व्यक्ति का ड्राइव क्या होता है, एक पत्रकार का ड्राइव है, क्या ड्राइव है कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बनूं अपने चैनल का, ये ड्राइव बड़ा नेचुरल ड्राइव है, बड़ी अच्छी ड्राइव है। एक पॉलिटिशियन का ड्राइव क्या है, मैं एमएलए बनूं, सीएम बनूं और मैं री इलेक्ट होता जाऊं। एक बिजनेसमैन का ड्राइव क्या है कि भाई मैं अपनी कंपनी को लिस्ट करूं, मेरी कंपनी यूनिकॉर्न बने, मेरी कंपनी फोर्ब्स में पहुंचे, टॉप 5। ये एक ड्राइव होता है सबका, जो अच्छा ड्राइव है, यही मतलब जो ह्यूमन एक्सेंस को आगे लेके जाता है। जो पॉलिटिशियन का नॉर्मली ड्राइव है कि मैं री इलेक्ट कैसे हूं। आपको देखो री इलेक्शन तो होना है, लेकिन आपको हर समय ड्राइव दिखेगा कि मेरे अपने लोगों का भला कैसे करूं, मैं अपने लोगों का भला कैसे करूं। मैं मठ में जो करता था उसको पहले गोरखपुर में करता था, 7-8 जिलों में करता था, उत्तर प्रदेश में कैसे करूं, उसका उदाहरण बताता हूं। 2022 की जनवरी में मैं जो सफेद वाली किताब है द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश में लेके गया उनके पास। उत्तर प्रदेश की आपको 2022 की जनवरी याद है, 3 बड़े नेताओं ने भाजपा छोड़ी। हाँ याद है, तीनों सहयोगी दलों के नेताओं ने छोड़ी और वो अखिलेश के पास चले गए। मतलब माहौल बड़ा जातिगत राजनीति, अखिलेश का कैंपेन काफी अच्छा, अखिलेश अपना कैंपेन अच्छा चलाते हैं, है ना, अच्छा चलाते हैं वो, नॉर्मली इलेक्शन अच्छा लड़ते हैं वो सरकार अच्छी नहीं चलाते हैं, इलेक्शन अच्छा लड़ते हैं। तो इलेक्शन चल रहा था, उस बीच मैं योगी आदित्यनाथ से पूछ रहा हूँ कि भाई मैं सर 30-40 जिले घूम के आया हूँ किताब को लेके, और जो मेरा मानना है, जो मेरी सिफोलॉजी है कि आपकी सरकार तो वापस आ रही है, अगले जो योगी 2.0 है उसमें ध्येय क्या रहेगा। वो कोई इलेक्शन पे चर्चा नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, कह रहे मुझे अपने प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है। जनवरी के उस जातिगत माहौल में जब आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं, जब चुनाव की चली, अखिलेश का ये बयान, उसके बीच में उस आदमी को देख रहा 1 ट्रिलियन इकॉनमी। ये सीएम, ये भाजपा जीत जाती है, 270-275 सीटों से जीत जाती है। ये मुख्यमंत्री बने भी नहीं, अभी एक्टिंग मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है वो टाइम में जब आप शपथ नहीं लेते हैं। उन्होंने उसका आरएफपी फ्लोट भी कर दिया 1 ट्रिलियन इकॉनमी के प्रोजेक्ट का, और जैसे ही मुख्यमंत्री बने वो पहली जो मीटिंग थी वो डिलाइट उसमें साधे और डिलाइट चयनित हो गई, और उसके 80 लोग इस समय काम करते हैं। आलोक कुमार जो सीनियर आए हैं वो 1 ट्रिलियन इकॉनमी पर काम कर रहे हैं। तो ये जो ध्येय है ना कि भाई ठीक है, इलेक्शन तो एक प्रोसेस है, भाई मुझे मुख्यमंत्री बनूंगा तभी काम कर पाऊंगा। तो ये जो उनका ध्येय है ना, जो विरक्ति है, ये विरक्ति है कि भाई बाकी तो मेरे पास मठ है ही ना, मैं तो मठ में काम करने को है ही मेरे पास ना, मैं तो बहुत सारा काम सामाजिक काम कर ही रहा था, अब मुझे बड़ा कैनवस है, मुझे आप बड़ा कैनवस दोगे, बड़ा काम नहीं तो मेरे पास वो छोटा कैनवस जो लिमिटेड कैनवस है वो तो मेरे पास है। उसमें विरक्ति का वो भाव तो दिखता है कि भाई कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन महत्वाकांक्षा भी तो होगी कि मैं दिल्ली आ जाऊं, मैं प्रधानमंत्री। महत्वाकांक्षा मेरे ख्याल से मतलब एक अच्छा काम करने की महत्वाकांक्षा होगी, और जो पॉलिटिकल लैडर में जो भी सक्सेशन है जो उनको आता जाएगा उसके लिए होगी भी मेरे ख्याल से। मुझे वो दिखी नहीं, किसी बातों में झलकी नहीं कभी। हमने भी कभी कहा कि भाई जैसे क्योंकि मैं बहुत घूमता हूँ तो मुझसे कहते हैं भाई योगी आदित्यनाथ को यहाँ बुला दो, विदेश में बुला दो। मैं एक बार हार्वर्ड में गया, ये तो हार्वर्ड में इन्विटेशन लेके गया, हमने कहा नहीं, ये हमारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। आपने ध्यान दिया है किसी भी प्राइवेट कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जाते हैं, आप इस बात को नोटिस करिए। उत्तर प्रदेश के बाहर केवल कब जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, समिट के लिए जाते हैं, या पार्टी के प्रचार के लिए जाते हैं। किसी प्राइवेट इवेंट में उत्तर प्रदेश के बाहर भी इक्का दुक्का गए हो तो गए, उनका मेरी टर्फ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रहूंगा जब तक यहाँ काम करता रहूँ। और उत्तर प्रदेश के हर जिलों को चाप डाला है, हाँ, कई बार डाला। नोएडा में आएंगे तो चुनाव हार जाएंगे, बिजनौर में जाएंगे तो ये हो जाएगा। हमारे तो 36 जिलों के 36 टोटके थे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। मतलब अखिलेश यादव यहाँ के पुल भी यहाँ से उससे बटन से लॉन्च करा करते थे कि यहाँ पे जाके हार जाएंगे।
वो तो कई बार 3600 बार आ गए, जीत भी गए दोबारा और सफल मुख्यमंत्री। नहीं, इतने घूमते हैं कि कब इतना लखनऊ कोरोना में हैं, कब बाहर भी हैं। कोई नहीं निकला। कोरोना खुद को हो गया, कोरोना ठीक हुआ, 18 के 18 कमिश्नरी गए लोगों से और कहा उस घर में ले चलो जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। लोगों ने कहा नहीं सर, मतलब कोई भड़क सकता है, कह रहे वहीं जाके बोलूंगा मैं। तो इसके लिए आपको केवल जिगरा नहीं चाहिए, इसके लिए आपको पता है कि भाई मैं लोगों से कनेक्टेड, मुझे पता है क्या बात करनी है उनसे। तो वो चलिए। तो मस्ट ट्रैवल्ड। अब बिल्कुल हम अपने आखिरी उसमें हैं। ये बताइए कि जो आपकी ये फिल्म आ रही है अजय, अजय में कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप लोग जिसको देखना चाहेंगे और उस चीज के लिए वो कम से कम योगी का वो पक्ष देखेंगे जो अभी तक लोगों को नहीं मालूम? देखिए मजे की बात है कि जो मेरे बुक के स्टोरी राइटर्स हैं प्रियंक दुबे और दिलीप झा, जब इन्होंने इसको अडेप्ट करा तो उन्होंने कहा भाई हमें कुछ वो दीजिए। ये लोग कहते हैं हुक, एक वर्ड होता है स्क्रिप्ट राइटिंग, हुक दीजिए। हुक क्या है, मतलब किसके अराउंड मूवी आधारित होगी, मतलब क्या इसमें ऐसा होगा जो लोगों को आनंद आए, क्योंकि नहीं तो वो डॉक्यूमेंट्री लगने लगेगी। तो मैंने कहा एक बार किताब तो पढ़ी है। एक बार ये किताब पढ़ी नहीं थी उन्होंने, हल्की सी सरसरी देखी थी। जब किताब पढ़ी तो उन्होंने हुक ही हुक है। मतलब योगी आदित्यनाथ का जीवन अपने आप ही इतना रोमांचपूर्ण है कि वो मतलब एक व्यक्ति जो मतलब एक छोटे से परिवार में है। आज भी आप उनका जो गांव, उनकी माता जी वहीं रहती हैं पंचूर गांव में, जिसका आखिरी का 1 किलोमीटर आप पैदल ही जा सकते हैं। बाइक भी कोई वहीं का आदमी चला ले, हम तो उस बाइक को भी गिरा देंगे क्योंकि वो ऐसा उथला पुथला, कार तो आपको ऊपर सड़क पर छोड़ के जानी पड़ेगी। उसी घर में रहता है। बल्कि मैंने एक बार फोटो लगाया था उस घर का और अखिलेश यादव का विक्रमादित्य मार्ग का जो 24,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ महल है, उसके फोटो लगाए थे। मतलब ये एक एक्स मुख्यमंत्री का घर है, ये एक मुख्यमंत्री के परिवार का घर है, ऐसे लोग रहते हैं। तो वहां से लेकर की जर्नी, जो पंचूर से लेकर लखनऊ की जर्नी, उसको दिखाया, उसकी जो मेहनत है, उसकी जो ईमानदारी है, उसका जो तप है। और वो मेरे ख्याल से वो भारत का डीएनए भी है। वो चाहे वो भगवान राम से भगवान श्री कृष्ण देखे कि अगर देखिए भगवान राम की क्या कहानी है। भगवान राम की कहानी है कि मैं कल राजा बनने वाला हूं, लेकिन राजा नहीं बन रहे हो, तुम तो वनवास पे जा रहे हो। मेरा वनवास पूरा होने वाला है, मेरी पत्नी का हरण हो जाता है, मैं युद्ध में 2-2 बार मरते मैं बचता हूं। मतलब जिसका राजपाट चला गया, जिसकी पत्नी चली गई, जिसका जीवन जाते जाते बचा, उसको भी हम आज पूज रहे हैं। तो वो भारत की कहानी है, एक परजवरेंस की कहानी, जुझारूपन की कहानी। वो ही कहानी मेरे ख्याल से हमने दिखाई है और वो बड़ी अच्छी अलाइन भी होती है। मतलब महंत दिग्विजय नाथ के समय में वो मूर्तियां प्रकट होती हैं और वो सबसे बड़ा यज्ञ करते हैं। महंत वैद्यनाथ राम मंदिर की सारी राम मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष रहते हैं। राम मंदिर के प्रोटेक्स्ट पे योगी आदित्यनाथ और वैद्यनाथ मिलते हैं। और जब नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अडवाणी जी के लिए रथ यात्रा चलाई राम मंदिर की, और योगी आदित्यनाथ, जब दोनों हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ कंट्री और हेड ऑफ स्टेट, तब राम मंदिर बनता है। मेरे ख्याल से संयोग नहीं है, ये देवी हो गया। तो उस कहानी को दिखाने की कोशिश। बस एक आखिरी सवाल ये कि चूंकि वो नाथ पंथ से हैं जी, और नाथ पंथ के बारे में आपने लिखा कि ये शैव, बौद्ध और हठयोग का मिश्रण है जी, तो योगी आपको हठयोगी दिखते हैं? तो बिल्कुल देखो हटी तो है। हमने देखा है कि मतलब कोर्ट की रूलिंग आ गई कि जब उन्होंने कहा कि मैं दंगाइयों के से पोस्टर लगाऊंगा और उनसे वसूल करूंगा, तो कोर्ट ने मना कर दिया, उन्होंने लॉ बना दिया उसके ऊपर। अब लो तो उनका भाई मुझे करना है तो करना। उनके मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भी भाई कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाना, सड़क पे जब जलेगी तो कोर्ट नहीं आएगा ना संभालने उसको। कोर्ट ने तो कह दिया वहां पे, लेकिन भाई मुझे तो उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जा रही है, सरकारी प्रॉपर्टी भी जा रही है कि अगर चीटिंग नहीं होनी तो नहीं होनी है चीटिंग, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े। तो उन्होंने हट से जो चलाया, जो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल था वो हट से ही चल सकता था। आपको एक हाई हैंड चाहिए था जहां पे आप मुख्तार अंसारी, मतलब देखिए मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से लोग विधानसभा और संसद में पहुंच गए। मतलब ये पराकाष्ठा थी उत्तर प्रदेश के माफियाडम की। योगी सरकार में तो वो कहाँ हैं, वो गायब है, उनकी मौतें हो गई। तो उसको आपको किसी को हट से ही लगाना पड़ेगा, किसी को बहुत ही जो वो है ना माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आपका चेहरा देखिए उसको, वो एक डायलॉग डिलीवरी नहीं है, वो बिल्कुल अंदर से आ रहा है कि भाई मैं माफिया को गोरखपुर के समय से देख रहा हूं। आपको पता है पहला जो उन्होंने जो पुलिस के साथ पहली वार्तालाप क्या थी 2017-18 में, यह था कि भाई मुझे जो चिन्हित माफिया हैं हर स्टेट की उसकी लिस्ट करो। 10,000 की लिस्ट बनी जिसमें तड़ीपार थे, जो कोर्ट से भाग गए, जो कोर्ट रूमों से बाहर गए, जेलों से भाग गए, जिन पे कभी एफआईआर हुई, एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर हुई तो अरेस्ट नहीं हुए। ऐसी 10,000 की लिस्ट बनी। फिर उनके बाद दबिश बनी, उन दबिश में फिर 150 लोग जिनको जाना था जहां भी गए, फिर बहुत सारे जेलों में गए, और तभी जो इतना साफ यूपी दिखता है वो दिखता है। यह हटी हो गए, वो हटी हो गए, ये हटी हो गए। बल्कि एक बार एक अधिकारी से मैंने पूछा कि आपको लगता था कि भाई ह्यूमन राइट्स के, मैं नाम नहीं लूंगा, ह्यूमन राइट्स के एक हिंट है, वो एक होम सेक्रेटरी रहे, वन ऑफ द होम सेक्रेटरीज रहे हैं इस दौरान में। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई ह्यूमन राइट्स के केस होंगे, कैसे होगा? तो भाई तो कह रहे बाबा बोलते थे सारे दानों में, आपको भी पता, कह रहे पता है, मारोगे पुण्य मिलेगा, और कोर्ट में कुछ केस होगा तो मैं खड़ा हूं।
तो वो कह रहा है इतना अगर कोई चीफ मिनिस्टर बैक कर दे तो फिर हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, पुलिस से बड़ा। अगर सारे नेटवर्क बताते हैं, फिर हमने एक एक को अनसॉल्व करना शुरू करा। जो हमारे हाथ बंधे रहते थे सरकारों में, पहली बार खुल के हमने सॉल्व करा और टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करा और सॉल्व करा। तो ये हठयोग है, बिल्कुल ये हठयोग से ही संभव है। तो बहुत शुक्रिया शांतनु जी, आपसे इस बातचीत में आनंद बड़ा आनंद आया। फिल्म से लेकर आपकी उस किताब, उस बायोग्राफी तक और उस कॉमिक्स के बुक तक जो आपने योगी पर लिखा है, जी। मुझे लगता है बहुत सारे पहलू जो हम लोगों ने अभी तक, जिसे आप अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी कहते हैं, मुझे कहता है हम लोगों ने इसको छूने की कोशिश की। बाकी फिल्म में देखेंगे। बाकी फिल्म में देखेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस यूपी तक के इस मंच पर आने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार। शुक्रिया। तो आज हमारे मेहमान थे, हमारे गेस्ट शख्सियत शांतनु गुप्ता। अगले पॉडकास्ट में फिर किसी नए शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।